हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाते हैं। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि हम डेस्कटॉप के हिसाब से लेआउट बना लेते हैं, डेस्कटॉप पे हमारी वेबसाइट बन जाती है HTML CSS का यूज करके। अगर हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं तो हमें बहुत सारा चैलेंज आता है, हमें नहीं पता चल पाता कि कौन सी प्रॉपर्टी डिवाइस के हिसाब से बदलनी है। यह रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते समय हमारा लॉजिक्स क्या होगा, हमारा काम करने का तरीका क्या होगा। हम बूटस्ट्रैप का यूज करके रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं, हम टेलविन का यूज करके रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं, पर हम यहां पे HTML CSS के कोर कॉन्सेप्ट से रिस्पॉन्सिव में फंस जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते समय आपको CSS की प्रॉपर्टी को कैसे यूटिलाइज करना है, मीडिया क्वेरी कैसे काम करती है, CSS के अंदर भाई यूनिट्स क्या होते हैं, मतलब आप कोई भी साइज यूनिट जैसे पिक्सल, परसेंटेज, VH हो गया, VW हो गया, EM हो गया, REM हो गया, इसके अंदर आप कैसे प्रोसेस करते हैं और आप फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड को यूटिलाइज करते हुए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, तभी आप एक सॉलिड लेवल की रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, आज के टाइम में कोडिंग सीखना ही काफी नहीं है। आज का जमाना है AI प्लस कोडिंग का। अगर आप एक फ्यूचर रेडी फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो WSQ टेक का फुल स्टैक डेवलपमेंट का मेंटरशिप प्रोग्राम केवल आप लोगों के लिए। यहां पे हम मर्न स्टैक का यूज करके वेब डेवलपमेंट सीखेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। साथ में यहाँ पे आप DSA भी क्लियर करोगे, जिससे आप अपने लॉजिक बिल्डिंग को इंप्रूव कर पाओ। साथ में हम यहाँ पे जनरेटिव AI का यूज करेंगे और फिर हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का भी यूज करने वाले हैं कि कंपनी लेवल पे फ्रंट एंड में काम कैसे किया जाता है, बैक एंड्स में API कैसे बनाई जाती है। ये सारी चीजें आप लोगों को प्रैक्टिकली बताई जाएंगी। अगर आप डेमो क्लास के लिए इंटरेस्टेड है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप अपनी सीट को बुक कर सकते हो। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू कोडिंग बाय WSQ टेक। आई एम प्रदीप राय। तो सबसे पहला सवाल कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती क्या है। देखिए, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को मैं यहां पे समझाता हूं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बात करता है डिवाइस के हिसाब से डिजाइन का चेंज हो जाना। मान लीजिए कि मैं यहां पे आप लोगों के सामने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की बात कर रहा हूं। देखिए, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हमेशा बात करती है डिजाइन की। अगर मान लीजिए कि आपने कोई वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट के अंदर आपने क्या किया, डेस्कटॉप के ऊपर एक लाइन में 4 आइटम बनाए। अब एक लाइन में आप लोगों ने यहां पे क्या किए, 4 आइटम बनाए। ये पहला आइटम आया, ये दूसरा आइटम, ये तीसरा आइटम और ये चौथा आइटम। यहां पे आपने P1 लिखा, यहां पे P2 लिखा, यहां पे P3 लिखा और यहां पे P4 लिखा। ये 4 आइटम आ गए डेस्कटॉप पे। तो आपने इस लेआउट को किसके हिसाब से बनाया, डेस्कटॉप के हिसाब से बनाया, ठीक है सर। इसी लेआउट को जब आपने टैब्स पे देखा, मतलब टैबलेट्स के ऊपर देखा, तो आपके जो प्रोडक्ट थे वो 2-2 करके आने लग गए। मतलब 2 ऊपर की साइड आने लग गए और 2 नीचे की साइड आने लग गए। यहां पे P1 आ गया, यहां पे आपका P2 आ गया, यहां पे आपका P3 आ गया और यहां पे आपका P4 आ गया, ठीक है। जब आपने यही डिवाइस, मतलब यही डिजाइन अगर आपने मोबाइल पे देखा, तो मोबाइल पे आपका डिजाइन थोड़ा सा बदल गया। डिवाइस के हिसाब से एक एक आइटम आने लग गए, क्योंकि मोबाइल का एरिया छोटा होता है। इस छोटे एरिया के अंदर एक एक आइटम आपके क्या हो सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसे आपका डेटा आने लग गया। तो भाई, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की सिंपल डेफिनेशन है, जो डिवाइस के हिसाब से अपने डिजाइन को बदल ले, वो कहलाती है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में एक चीज का क्लियर ध्यान रखिए कि जब भी किसी वेबसाइट को मोबाइल पे ओपन करेंगे तो वो लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। अगर लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल हो रहा है तो वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। कोई भी बंदा मोबाइल पे वेबसाइट को ओपन करता है तो वो टॉप टू बॉटम स्क्रॉल करता है, लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल नहीं करता। डेस्कटॉप का एरिया बड़ा है, वहां पे 4 आइटम आ सकते हैं। टैबलेट का एरिया डेस्कटॉप से छोटा है, वहां पे 2-2 आइटम आ सकते हैं। मोबाइल का एरिया टैबलेट से भी छोटा है, तो वहां पे एक एक आइटम आएंगे। तो डिजाइन को डिवाइस के हिसाब से बदल देना, वही कहलाता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में जो सबसे मेजर फैक्टर होता है वो होता है CSS, क्योंकि आप CSS के थ्रू ही इसको क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव करते हैं। यहां पे आपको यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। CSS में हम क्या करते हैं, किसी भी बॉक्स को विड्थ देने के लिए या तो पिक्सल का यूज करते हैं या परसेंटेज का यूज करते हैं, VW का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और फ्रैक्शन का भी यूज कर सकते हैं। यह तरीका होता है किसी भी डिव को विड्थ देने का।
अब आप यहां पे ये समझिए, पहले मैं यूनिट के बारे में क्लियर करूंगा। देखिए, यूनिट्स को पहले हम समझेंगे। यूनिट्स को समझने के बाद हम समझेंगे कि आप फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू आप लेआउट कैसे बनाते हैं। फिर थोड़ा सा हम ग्रिड का लॉजिक देखेंगे, और फिर मेन जो कॉन्सेप्ट आएगा मीडिया क्वेरी। इन सबको जब आपने एक जगह इकट्ठा कर लिया तो आप एक अच्छी लेवल की रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। देखिए, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए मेजर फैक्टर मीडिया क्वेरी है, क्योंकि मीडिया क्वेरी आपको लॉजिक देता है कि आप अपनी क्लास को डिवाइस के हिसाब से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो वो चीज हम प्रोसेस करेंगे। तो मैंने एक फोल्डर यहां पे बना के रख रखा है आप लोगों के सामने, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो मैं इसको एक काम करता हूं, मैंने वीएस कोड के अंदर इसको ओपन कर दिया, कोड डॉट करके हम वीएस कोड के अंदर आ जाते हैं। मैंने यहां पे एक फाइल बनाई index.html। ये हमारी क्या है भाई, HTML की फाइल है, ये हमने बना दी, और बेसिक टेम्पलेट हमने यहां पे क्या कर दिया, रख दिया। अभी रिस्पॉन्सिव में सबसे बड़ा फैक्टर यहां पे वही है कि यूनिट क्या होता है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, मतलब जो भी स्टूडेंट या जो भी लर्नर्स होते हैं वो फंसते कहां है। देखिए, वो फंसते ये हैं कि मान लो कि मैंने कोई एक डिव ली, वो डिव का मैंने साइज दिया 1170 पिक्सल, विड्थ दिया मैंने 1170 पिक्सल, और विड्थ दिया पिक्सल में फिक्स है 1170 पिक्सल। अब दिक्कत की बात क्या है कि वो जो 1170 पिक्सल है वो मोबाइल में भी 1170 होगा और टैबलेट में भी होगा, तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं करने देगा। तो यहां पे आपको थोड़ा लॉजिकली चीजों को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यूनिट में बात करते हैं पिक्सल की। पिक्सल क्या होता है, एक और चीज है, जब भी कोई रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनती है, इस लाइन का बहुत बड़ा मैटर होता है। इसको मैं मीडिया क्वेरी के समय समझाऊंगा, ये लाइन क्या प्रोसेस करती है, इसको हम मीडिया क्वेरी के समय देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। यहां पे मैंने एक CSS नाम का क्या किया, फोल्डर बनाया, और मैं यहां पे गया और मैंने जाके यहां पे style.css करके एक फाइल बना दी। चलिए, स्टार लगा के जो भी इसके बेसिक प्रोसेस होते हैं वो आप इसके अंदर डाल दीजिए, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है। ओके, ये मैंने डाल दिया यहां पे, और मैंने यहां पे फॉन्ट फैमिली क्या ले लिया, सैंस सेरिफ। ओके, डन, ठीक है, ये भी ले लिया। और लिस्ट स्टाइल नन, बाय डिफॉल्ट जो भी लिस्ट आएगी उसका डिफाइन नन होगा। टेक्स्ट डेकोरेशन भी हमने क्या किया, नन डाला। ये स्टार होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, ये हर जगह पे जाके क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है, ठीक है। और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, इतना काम हमने यहां पे क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अगर किसी बच्चे को फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड आता है तो वो रिस्पॉन्सिव को आराम से क्या करेगा, क्रैक कर देगा। रिस्पॉन्सिव आराम से क्या कर सकता है, बना सकता है। फिर भी हम फ्लेक्स को यहां पे समझते हुए रिस्पॉन्सिव को क्या करेंगे, बनाएंगे। अभी पहले मैं बात कर रहा हूं यूनिट में पिक्सल की। देखिए, पिक्सल क्या होता है, पिक्सल एक एरिया होता है जो फिक्स होता है। मान लीजिए कि पहले मैं लिंक कर लेता हूं अपनी CSS फाइल को। मैं यहां पे जाता हूं और जाके मैंने लिंक कर लिया CSS फोल्डर के अंदर, style.css हमारा कनेक्ट हो चुका है, डन। अब देखिए, मैंने यहां पे एक डिव बनाई, उस डिव के अंदर मैंने एक क्लास दी मेन नाम से। भाई, क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, हमने मेन दे दिया, या मैंने क्लास का नाम दे दिया, चलिए, कंटेनर नाम से, ठीक है। अब ये मैंने क्लास दिया, और इस क्लास की डेफिनेशन को मैंने यहां पे बनाया, और मैंने लिखा है विड्थ, विड्थ 1170 पिक्सल। देखिए, आप पहले यूनिट समझिए जिससे आप समझ पाए, ठीक है। और हाइट दे दिया मैंने इसको 200 पिक्सल, चलिए। और बैकग्राउंड कलर मैंने यहां पे क्या किया, येलो लिखा, और जाके मैं इसको लाइव सर्वर पे मूव करके देखता हूं कि क्या आंसर आ रहा है। हमारा आंसर क्या आ रहा है, एक बार देख लेते हैं, चलिए। आ रहा है सर, बिल्कुल ठीक है। और मार्जिन ऑटो दिया, मार्जिन ऑटो देके हमने यहां पे क्या किया, समझा। अब सबसे पहली कहानी है कि सर पिक्सल का मतलब क्या होता है। देखिए, पिक्सल होती है फिक्स वैल्यू। आपने एक फिक्स वैल्यू दी कि आपको 1170 पिक्सल का एरिया बनाना है, फिक्स। और वो फिक्स कभी भी आपका स्क्रीन साइज बदलता है तो चेंज नहीं होता। पिक्सल एक फिक्स वैल्यू होती है। अगर सामने वाले बंदे ने 1170 पिक्सल दिया है, तो आप अगर अपना डिवाइस छोटा भी करेंगे तो भी ये क्या होगा, अपने आप को फिक्स रखेगा। देखो, नीचे की साइड अगर आप देखेंगे एक स्क्रॉल आ जाएगा, स्क्रॉल। ये स्क्रॉल क्यों आया, स्क्रॉल आने का रीजन ये है कि पिक्सल एक फिक्स वैल्यू होती है। तो पहली यूनिट होती है पिक्सल। पिक्सल में अगर आप कोई काम करते हैं तो वो काम आपको एक फिक्स लेयर पे लेके जाता है। अब आप इसको अगर बदलना चाहते हैं कि मोबाइल में ये जो पिक्सल है ये स्क्रीन के साइज के हिसाब से चेंज हो जाए, तो आपको मीडिया क्वेरी लगाना पड़ेगा। मगर हम मीडिया क्वेरी को थोड़ा आगे समझेंगे, पहले हम पिक्सल समझते हैं। अब एक और चीज, जब भी कोई वेबसाइट बनती है और वेबसाइट के अंदर रूल हम क्या करते हैं, ऐसे प्रोसेस करते हैं। जब भी कोई वेबसाइट बनाते हो, सीधा है, वेबसाइट के अंदर एक होता है फुल विड्थ का पार्ट, इसको हम बोलते हैं एक सेक्शन। सेक्शन नाम का हमने इसको क्या किया, एक टैग दे दिया, चलिए। और फिर होता है एक मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट को हम बोलते हैं कंटेनर, जो मिड में आता है। अब देखिए, एक चीज का ध्यान रखना है कि हमने यहां पे एक कंटेनर बनाया, मतलब मैंने इसके लिए एक क्लास बनाई है कंटेनर नाम से, ठीक है सर।
अब कंटेनर क्लास के अंदर जो मैंने विड्थ दी है वो विड्थ कितनी दी है 1170 पिक्सल। 1170 पिक्सल मैंने कंटेनर को क्या किया, प्रोसेस किया है। अब आप इसको छोटा बड़ा करोगे ये 1170 रहेगा। तो यहां पे पिक्सल में आपको बीच वाला पार्ट हमेशा बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम इसको परसेंटेज में बना सकते, नहीं, पिक्सल में ही बनाना पड़ेगा। आप कोई भी वेबसाइट अगर बनाते हैं जिसका मिडिल पार्ट आता है वो मोस्टली किस में होता है, पिक्सल में बनता है, फिक्स है। या तो 1170 में बनता है, या हम 1320 में बनाते हैं, या 1280 में भी बना सकते हैं। मतलब ये मिडिल एरिया होता है, ये मतलब डिजाइन जो होता है वो क्लाइंट के हिसाब से प्रोसेस करता है कि सामने वाला बंदा क्या मिडिल में कितना एरिया लेना चाहता है, ठीक है। अब ये अगर पिक्सल में रखता है तो ये मोबाइल में रिस्पॉन्सिव कैसे होगा, ये तो कहानी फंस जाएगी। तो मैं बताता हूं, यहां पे आपको पिक्सल में ही लेना है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बस आपको यहां पे मैक्स विड्थ का यूज करना है। मैक्स विड्थ और विड्थ में डिफरेंस होता है। देखिए, मैक्स विड्थ का मतलब होता है कि अगर आपने कोई, भाई अभी आपने क्या किया, कोई कंटेनर बनाया जिसको मैक्स विड्थ दी। मैक्स विड्थ का मतलब केवल इतना है कि आपने बोला कि मैं इससे ज्यादा बड़ा एरिया नहीं लूंगा। जो मैंने यहां पे डिव ली है वो डिव कितनी है अपनी, 1170 पिक्सल। मैं इतना ही एरिया लूंगा, चाहे स्क्रीन कितनी भी बड़ी हो जाए, मेरा मैक्सिमम एरिया 1170 रहेगा। मगर इसका फायदा आपको कहां मिलता है, मोबाइल और टैबलेट की डिवाइस में। अगर आपकी स्क्रीन का साइज, अगर आपके स्क्रीन का साइज, स्क्रीन के साइज का मतलब है, अगर मान लीजिए मैंने इसको छोटा किया, ये मेरे स्क्रीन का साइज है, अगर आपके स्क्रीन का साइज 1170 से कम हो जाता है, मान लीजिए आपने छोटी स्क्रीन पे वेबसाइट को ओपन किया, तो मैक्स विड्थ जो होता है, मैक्स विड्थ के अंदर आपने अभी क्या दिया था, हमने यहां पे दिया था सर 1170 पिक्सल। तो मैक्स विड्थ की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि जैसे ही आप डिवाइस को छोटा करते हैं यह ऑटोमेटिक 100% में कन्वर्ट हो जाता है। मैक्स विड्थ अपने छोटे डिवाइस के हिसाब से ऑटोमेटिक 100% में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर आपको कंटेनर बनाना ही है, अगर आपको मिडिल पार्ट बनाना ही है, तो आप यहां पे मैक्स विड्थ का यूज करके काम करिए। मैक्स विड्थ डिवाइस के हिसाब से ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है। यहां पे सीधा है कि मैक्सिमम मैं इतना जा सकता हूं, मतलब मैं मैक्सिमम 1170 पिक्सल का एरिया ले सकता हूं, ये मेरा मैक्सिमम है, ठीक है। मगर मैं मिनिमम जो होगा, मैं मिनिमम मैं कितना भी हो सकता हूं। अगर आपने विड्थ में 1170 पिक्सल लिखा तो मोबाइल हो टैबलेट हो वो 1170 ही रहेगा। मैक्स विड्थ 1170 से कम, मतलब इससे छोटी स्क्रीन में ऑटोमेटिक स्क्रीन की साइज को ले लेगा। तो अगर आपको बनाना है तो मैक्स विड्थ का यूज करिए। ये भी कहानी क्लियर है। चलिए देखिए, मैं यहां पे जाके इसको ओपन करके दिखाता हूं। यहां पे मोबाइल, ये टूगल बार आता है, इस पे क्लिक करिएगा, क्लिक करके ये मोबाइल की डिवाइस में चला जाएगा। अब आप नोटिस करिए, मैं यहां पे कंटेनर पे जाता हूं। अब आप नोटिस करना, कंटेनर यहां पे कितना ले रहा है, यहां पे देखो दिख रहा होगा 430 पिक्सल कंटेनर यहां पे क्या कर रहा है, ले रहा है, यहां दिख रहा है, देखिए आप देखिए। अब भाई देखो, अगर आप इसको विड्थ देके बनाते तो कंटेनर 1170 ही लेता, मैक्स विड्थ ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है। मगर यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, बड़ी स्क्रीन जो होगी वो 1170 तक ही जाएगा, उससे बड़ा नहीं होगा। तो मैक्स विड्थ आपको रिस्पॉन्सिव के केस में क्या करता है, फायदा देता है। ये भी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। चलिए, तो अभी हमने क्या किया, पिक्सल को समझा। अब हम परसेंटेज की बारी करते हैं। देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज काम करता है अपने पेरेंट के हिसाब से। मान लीजिए कि आपने कोई कंटेनर बनाया और कंटेनर को बोला कि आप एक काम करो, आप 100% लो। तो भाई आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि जो भी इसका पेरेंट होगा उसका 100%। अगर इसका पेरेंट 500 पिक्सल है तो ये जो 100% होगा वो 500 पिक्सल के बराबर हो जाएगा। मतलब कहानी ये है कि अगर मैंने यहां पे बोला कि आप एक काम करो, विड्थ ले लेते हैं, चलिए विड्थ में मैंने यहां पे बोला आप 100% ले लो। अब आपको ये समझना पड़ेगा किसका 100%, ये किसका 100% लेगा। तो इसको मैंने बनाया कहां है, इसको मैंने बनाया बॉडी के अंदर। तो जितना बॉडी का एरिया है उसका 100% ये क्या करेगा, कवर कर लेगा। जाके चेक करते हैं, बॉडी के बराबर आ गया। अगर आपने इसको किसी डिव के अंदर रख के, मान लो आपने कोई सेक्शन टैग लिया और सेक्शन टैग के अंदर रख के, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सेक्शन टैग के अंदर रख के आपने इस कंटेनर को बनाया और आपने सेक्शन टैग को इनलाइन सीएसएस का यूज करके, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि विड्थ दिया 1200 पिक्सल, तो कंटेनर का जो 100% होगा वो अपने पेरेंट के बराबर होगा। मतलब ये जो डिव है, ये डिव अपने पेरेंट के हिसाब से परसेंटेज को क्या करती है, लेती है। देखिए ये 1200 आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने सर यहां पे बोला एक बार विड्थ 50%, तो जो भी उसका पेरेंट है
उसका पेरेंट कितना है 1200 पिक्सल, तो ये अपने पेरेंट का 50% लेगा, 600 हो जाएगा। तो परसेंटेज हमेशा अपने पेरेंट के हिसाब से कैलकुलेट करता है कि पेरेंट का कितना परसेंट। अगर आपने 100% दिया तो पेरेंट का पूरा एरिया, अगर आपने 50% दिया तो पेरेंट का 50% एरिया क्या करेगा, कवर करेगा। ये भी आपके सामने क्या है, क्लियर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं यहां पे, ये दो ही चीज मतलब मैक्सिमम हम चलाते हैं जब भी हम किसी डिव को एरिया देते हैं, तो या तो हम पिक्सल में देते हैं या हम परसेंटेज में देते हैं। मगर जब आप फ्लेक्स का यूज करते हो तो हम फ्लेक्स बेसिस के अंदर भी परसेंटेज और पिक्सल का यूज करते हैं। बट जब आप ग्रिड से लेआउट बनाते हो तब हम वहां पे फ्रैक्शन में एरिया देते हैं। फ्रैक्शन ग्रिड के टाइम में मैं थोड़ा सा आपको क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल परसेंटेज और पिक्सल के रूल पे ही चलता है। अब हम बात करते हैं फॉन्ट के साइज की। देखिए, अगर आप फॉन्ट के साइज पे काम कर रहे हैं, ये मैंने एग्जांपल यहां पे कमेंट कर दिया। चलिए एक छोटा सा काम करते हैं, कंटेनर ही ले लेते हैं, यहां पे जाते हैं और एक डिव का यूज करके हम क्या करते हैं, कंटेनर ही ले लेते हैं। चलिए देखिए, हमने एक कंटेनर ले लिया, चलो सर, ओके। और मैं इसको यहां से जाके वापस से कितना कर देता हूं, मैक्स विड्थ कर देता हूं 1170 पिक्सल। यहां पे हमारा मैक्स विड्थ कितना होगा, 1170 पिक्सल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डन, और जाके हम चेक करते, आ गया। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पे एक छोटा सा क्या किया, पी टैग लिया और पी टैग के अंदर मैंने यहां पे वेलकम टू डब्ल्यूएस लिखा। ठीक है, चलो वेलकम टू डब्ल्यूएस मैंने यहां पे क्या कर दिया, लिख दिया। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। चलिए देखिए, मैंने यहां पे एक पैराग्राफ लिया और मैंने पैराग्राफ को यहां पे बोला कि कंटेनर के अंदर जो हमारा पी नाम का टैग है, मैंने इसको अगर फॉन्ट साइज दिया है 20 पिक्सल, तो ये फिक्स 20 पिक्सल क्या करेगा, एरिया ले लेगा। ठीक है, अब पहले हम बात करेंगे ईएम और आरईएम की। ईएम और आरईएम में भी आप फॉन्ट का साइज क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। ईएम का मतलब होता है कि अगर आपने यहां पे 1 ईएम दिया, देखिए 1 ईएम एक्चुअल में क्या होता है, 1 ईएम होता है वैसे बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल। मैंने यहां पे 1 ईएम लिखा तो 1 ईएम कहलाता है 16 पिक्सल। वो आपके किस कॉन्टेस्ट में कहलाता है, जब आप अपने पेरेंट को फॉन्ट साइज नहीं देते हो। जैसे अगर आपने यहां पे अपना पेरेंट बनाया, मतलब इस पी का पेरेंट कौन है, कंटेनर, और कंटेनर के अंदर अगर आपने फॉन्ट का साइज नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 1 ईएम कितना हो जाता है, 16 पिक्सल। तो ये 16 पिक्सल ही रहेगा। मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके आपको कंसोल में यहां पे मैं एलिमेंट्स के अंदर यहां पे दिखा देता हूं। ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, 16 पिक्सल ही प्रोसेस करेगा। यहां पे आपके सामने आंसर कितना आएगा, 16 पिक्सल ही आएगा, देखिए। मगर ईएम अपने आप को चेंज कर देता है, वो तब चेंज कर देता है जब आप अपने पेरेंट को फॉन्ट का साइज देते हो। अगर आपने अपने पेरेंट को फॉन्ट का साइज दिया 30 पिक्सल, तो ये जो 1 आरईएम होगा ये 30 पिक्सल के बराबर होगा। बाय डिफॉल्ट जो ईएम होता है वो पेरेंट के फॉन्ट साइज को क्या करता है, लेता है। अगर आपने यहां पे 1 ईएम दिया तो 1 ईएम इस समय 30 पिक्सल क्या करेगा, काउंट करेगा। मैं यहां पे जाके दिखा देता हूं, देखिए, क्योंकि ये ईएम अपने पेरेंट को मान के ही क्या करता है, फॉन्ट का साइज लेता है। अगर पेरेंट में फॉन्ट का साइज नहीं है तो ईएम की डिफॉल्ट वैल्यू 16 पिक्सल हो जाती है। और अगर पेरेंट में फॉन्ट का साइज पड़ा है तो ये 1 ईएम इस समय 30 पिक्सल लेगा। और अगर आपने 2 ईएम दिया तो 2 ईएम का मतलब है मतलब 2 ईएम इंटू 30 कर लीजिए, तो इस समय ये 1 आरईएम की वैल्यू 30 पिक्सल हो जाती है। तो 2 ईएम का मतलब ये 60 पिक्सल क्या करेगा, अपने आप को कर देगा, ये देखिए। और अगर मैंने यहां पे 0.5 ईएम दिया तो इसका मतलब है इसका हाफ ले लेगा, 15 पिक्सल यहां पे आपके सामने आ जाएगा। तो ईएम डिपेंड करता है अपने पेरेंट के फॉन्ट साइज के ऊपर। जितना पेरेंट में फॉन्ट साइज दोगे उतना 1 आरईएम की वैल्यू हो जाएगी, 1 ईएम की वैल्यू हो जाएगी। मतलब मैं यहां पे सिंपल लिख देता हूं, पेरेंट के, अगर आपने पेरेंट क्लास के अंदर अगर आपने कोई फॉन्ट साइज दी है, जो भी फॉन्ट साइज दी है वो पिक्सल में दी है आपने, तो फॉन्ट साइज जो भी दी है, जैसे आपने 20 पिक्सल दी है तो फिर 1 ईएम जो होगा वो 20 पिक्सल के बराबर काउंट होगा। और अगर आपने पेरेंट को फॉन्ट साइज नहीं दी है तो 1 ईएम बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल क्या करेगा, काउंट करेगा। इससे हम रिस्पॉन्सिव में हेल्प ले सकते हैं, जिससे अपने आप को क्या कर पाए, रिस्पॉन्सिव कर पाए। चलिए ठीक है, तो ईएम आपको क्लियर है कि ईएम अपने पेरेंट के हिसाब से फॉन्ट साइज को क्या करता है, लेता है। अब हम बात करते हैं यहां पे आरईएम की। देखिए आरईएम जो होता है वो भाई रूट जो एलिमेंट होता है उसके हिसाब से काम करता है, पेरेंट के हिसाब से काम नहीं करता। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने यहां पे लिखा 1 आरईएम, 1 आरईएम भी बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, 16 पिक्सल का ये एरिया लेगा। मैं राइट क्लिक करके दिखा देता हूं, 16 पिक्सल का एरिया क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। मैं यहां पे कंप्यूटर में नीचे की साइड जाता हूं, यहां पे आपको दिख जाएगा, देखो। मगर ये 16 पिक्सल अपने आप को चेंज कब करेगा, पेरेंट के हिसाब से आरईएम काम नहीं करता।
अगर आपने ऊपर जाके एक HTML नाम का क्या क्या टैग लिया, ये है रूट एलिमेंट, इसके अंदर अगर आप लोगों ने फॉन्ट का साइज यहां पे दिया है 25 पिक्सल, तो 1 rem इक्वल टू हो जाएगा 25 पिक्सल। इस समय आपका 25 पिक्सल का एरिया यहां पे क्या होगा, प्रोसेस कर जाएगा। यहां पे देखिए 25 पिक्सल आ गया, ठीक है। तो आप ये समझ जाइए कि जो rem होता है वो रूट एलिमेंट के हिसाब से चलता है, और em जो होता है वो पेरेंट के हिसाब से चलता है। मतलब em क्या करता है, 1 em पेरेंट के फॉन्ट साइज के बराबर। और अगर हम बात करें आरईएम, 1 आरईएम जो रूट एलिमेंट होता है, जो एचटीएमएल नाम का टैग होता है, उसके बराबर अपने साइज को क्या करता है, रखता है। ये यूनिट भी आपके सामने क्या है, क्लियर है। इसको भी हम यूटिलाइज करेंगे जरूरत के हिसाब से, तो मुझे नहीं लगता कि यहां पे भी आपको दिक्कत होगी। अब हम बात करते हैं कि एक VW होता है और एक VH होता है, ये भी एक यूनिट होती है, मगर इसको हम विड्थ के अंदर क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ज्यादातर विड्थ और हाइट के अंदर प्लेस करते हैं, जिससे आप लॉजिकली इसको क्या कर पाए, समझ पाए। मैं इसको कमेंट कर रहा हूं और मैं इसको भी क्या कर रहा हूं, कमेंट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, ये समझाने के लिए था, बस मैंने ये रख दिया। अब देखिए, मैं आपको ये समझा रहा हूं, आप समझना। देखिए, VW का मतलब होता है जो भी स्क्रीन आपके सामने एट ए टाइम खुली है, या जो भी व्यू पोर्ट का मतलब है अगर आपने टैबलेट ओपन किया है, अगर आपने डेस्कटॉप ओपन किया है, अगर आपने मोबाइल की डिवाइस ओपन किया है, जो भी व्यू पोर्ट आपके सामने ओपन है, मतलब व्यू पोर्ट का मतलब जो आपकी स्क्रीन खुली है, जिस डिवाइस में आप हो, उसको हम बोलते हैं व्यू पोर्ट। और VW का मतलब है जो भी व्यू पोर्ट है उसकी विड्थ का एरिया लेना है। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं कि अगर मैंने इसको बोला कि आप एक काम करो, मैक्स विड्थ ले लो आप 50 VW, मैंने यहां पे बोला 50 VW ले लो आप, चलो। तो एक्चुअल में ये क्या करेगा, ये अपनी जो भी स्क्रीन खुली है, अब मैं अगर मोबाइल में जाऊंगा तो मोबाइल की स्क्रीन का 50% ले लेगा। मतलब जो भी आपका स्क्रीन खुला है एट ए टाइम, जो स्क्रीन आपकी खुली है, अब स्क्रीन की मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैं मोबाइल की डिवाइस की बात कर रहा हूं, तो मोबाइल की डिवाइस का अब पेरेंट से कोई लेना देना नहीं है, जो भी स्क्रीन की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे अगर मान लीजिए आपने कहा कि नहीं सर, मैं इसके ऊपर एक पेरेंट बना देता हूं, मैं इसके ऊपर क्या करता हूं, एक पेरेंट बना देता हूं, और पेरेंट को मैं यहां पे स्टाइल में क्या करता हूं, एक सेक्शन टैग लेके पेरेंट बना देता हूं। पेरेंट से VW का कोई लेना देना नहीं है, मेन जो स्क्रीन है उससे लेना देना है। मैं यहां पे जाता हूं और यहां पे जाके मैं स्टाइल के अंदर विड्थ में एक काम कर रहा हूं, मैं यहां पे 1200 पिक्सल ले लेता हूं, चलिए। और इसको मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, डाल रहा हूं। क्या ये VW इसके हिसाब से काम करेगा? नहीं, इसके हिसाब से काम नहीं करेगा। अगर मैंने इसको बोला कि आप एक काम करो, आप 80 VW ले लो, 80 VW, तो ये स्क्रीन का 80% लेगा, इसका पेरेंट से कोई लेना देना नहीं है। जो भी स्क्रीन होता है उस स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को क्या करता है, चेंज करता है। तो VW का मतलब है जो भी व्यू पोर्ट है उसकी विड्थ के हिसाब से मुझे एडजस्ट करना। और फिर एक होता है VH का मतलब होता है जो भी स्क्रीन या जो भी व्यू पोर्ट खुला है एट ए टाइम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके अंदर आपने पूरा बना रखा है, एट ए टाइम जो स्क्रीन का इनर पार्ट आपको दिख रहा है वही कहलाता है VH मतलब जितनी स्क्रीन दिख रही है। अगर मैं बात करूं, यहां पे मैंने इसको दे दिया 100 VW, तो 100 VW का मतलब क्या है, पूरी स्क्रीन के बराबर आ जाएगा। ये लो, मैं एक और चीज बता रहा हूं, मैक्स विड्थ दिया था ना, मैक्स विड्थ क्या होता है, ऑटोमेटिक छोटी डिवाइस में एडजस्ट हो जाता है। विड्थ ले लेते हैं यहां पे, चलो। मैंने विड्थ में क्या दिया, 100 VW, इसका पेरेंट से कोई लेना देना नहीं है, पेरेंट इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, पेरेंट इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट क्या हो रहा है, स्क्रीन के बराबर चल रहा है। तो मैं इसको हटा देता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैंने 1200 पेरेंट को दिया, ये पूरी स्क्रीन के बराबर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने इसको कितना बोला है, 100 VW, तो जो भी स्क्रीन है उसके बराबर इस एरिया को लेके आना। और अगर आपने हाइट भी दिया 100 VH का मतलब जो स्क्रीन खुला है, जो भी स्क्रीन खुली है, इस हाइट को मैं यहां से हटा रहा हूं, जो भी स्क्रीन खुली है उस स्क्रीन का पूरा 100 VH हाइट लेना, मतलब स्क्रीन के बराबर पूरी हाइट को क्या करना, लेना। तो VW विड्थ की बात कर रहा है, जो व्यू पोर्ट विड्थ होती है स्क्रीन के हिसाब से वो चलती है, और VH क्या कर रहा है, हाइट की बात कर रहा है, जो भी स्क्रीन एट ए टाइम खुली है। अगर मैं बात करूं आपकी वेबसाइट मोबाइल पे खुली है तो मोबाइल का ये 100% ले लेता, आपकी वेबसाइट टैबलेट पे खुली है तो टैबलेट का 100 VH क्या करता, ले लेता। तो अगर किसी बंदे ने यहां पे 50 VH लिखा, तो जितनी स्क्रीन साइज खुली है उस स्क्रीन साइज का 50% आपके सामने दिखेगा। यहां पे सिंपल सा लॉजिक है, आपको ये समझना पड़ेगा। यहां पे मैं अगर जाके इस वेबसाइट को खोल देता हूं, चलो मैं यहां से WSQTech वाली वेबसाइट को क्या करता हूं, ओपन कर देता हूं। ये मैंने वेबसाइट ओपन की, जब मैंने इसको ओपन किया, एक चीज का ध्यान रखना, बहुत क्लियर ध्यान रखना, जब मैंने इसको ओपन किया तो यहां से लेके यहां तक जो है ये आपका VH है, यहां से
जो भी आपके विंडो का टॉप पार्ट है और जितना नीचे की साइड ये टच कर रहा है। नहीं तो आपके माइंड में आ जाए कि सर नीचे स्क्रॉल करके जो पूरा है वो अपना VH है। नहीं, VH उतना ही पार्ट होता है जितना स्क्रीन एट ए टाइम खुला होता है, उसकी हाइट का 100% कवर करना। VW भी वही पार्ट होता है जो स्क्रीन आपके सामने दिख रही है, उस स्क्रीन का 100% एरिया क्या करना, लेना। VW में अगर आपने 100 लिखा है तो 100 VW का मतलब उस स्क्रीन का 100% लेना। अगर आपने 50 VW लिखा है तो उस स्क्रीन का 50% एरिया क्या करना, लेना। ये यूनिट्स थे जो मैंने आपके सामने क्लियर किए। अब हम आगे की साइड जो प्रोसेस करेंगे वो हम प्रोसेस करेंगे यहां पे फ्लेक्स को, क्योंकि फ्लेक्स को समझना भी जरूरी है। फ्लेक्स के बाद हम छोटा मोटा रोल ग्रिड का देखेंगे, फिर हम मीडिया क्वेरी के थ्रू रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर देंगे। चलेगा जी, देखिए अब हम क्या करते हैं, हम फ्लेक्स की प्रॉपर्टी देखते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिव करने से पहले आपको फ्लेक्स बॉक्स क्लियर होना चाहिए, तब आप उसको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे रिस्पॉन्सिव कर पाओगे। देखिए फ्लेक्स बॉक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है CSS की, जिसका यूज करके आप लेआउट बनाने का काम करते हैं। वैसे ग्रिड भी ये काम करता है, तो ग्रिड का भी छोटा सा पार्ट मैं बता दूंगा। हम फिर मीडिया क्वेरी, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्लेक्स बॉक्स का काम क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स का काम है फ्लेक्सिबल बॉक्स बनाना। फ्लेक्सिबल बॉक्स मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका एक कंटेनर है या आपकी एक डिव है। अब इस डिव के अंदर मैं ये चाहता हूं कि आप यहां पे 4 पार्ट लेके आ जाएं, ऐसे आप 4 आइटम्स लेके आ जाएं। तो आपको फ्लेक्स का यूज करके ये काम करना है, मतलब आप फ्लेक्सिबल बॉक्स बना सकते हैं। फ्लेक्स क्या होती है, पेरेंट की प्रॉपर्टी होती है। आपका ये जो पेरेंट कंटेनर है इसको आपको देना है डिस्प्ले फ्लेक्स। अब ये जो डिस्प्ले फ्लेक्स है, डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही पेरेंट क्या करता है, अपने चाइल्ड को एक लाइन में बैठा देता है। डिस्प्ले फ्लेक्स का सबसे पहला काम है अपने चाइल्ड को एक लाइन में क्या करना, सेटल करना। तो जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे आपके चाइल्ड एक लाइन में आके बैठ जाएंगे। तो कुछ प्रॉपर्टी पेरेंट की है फ्लेक्स के अंदर, कुछ प्रॉपर्टी चाइल्ड की है। तो फ्लेक्स को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली क्या करते हैं, समझते हैं। फ्लेक्सिबल बॉक्स दोनों साइड से बन जाएंगे, रो में भी आ सकता है, या आप चाह सकते हैं कि आपके अंदर का जो कंटेनर है और कंटेनर के जो चाइल्ड है वो लाइन बाय लाइन ऐसे आ जाए। तो ये भी काम आप फ्लेक्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब फ्लेक्स फ्लेक्सिबल बॉक्स बनाता है, रो के अंदर भी बनाता है, या आप अलग अलग लाइन में भी अपने कॉलम को दिखाने का काम कर सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू। अब फ्लेक्स बॉक्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो मैं पहले पेरेंट की प्रॉपर्टी को क्लियर करता हूं, फिर हम चाइल्ड की प्रॉपर्टी पे क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। देखिए मैं यहां जाता हूं और यहां जाके मैं एक अलग से फाइल बना लेता हूं। यहां पे चलिए, या तो मैं इसी फाइल के अंदर क्या करता हूं, काम करता हूं जहां पे मैंने इसको बताया था लाइव सर्वर पे, इसको क्या करते हैं, मूव करते हैं। इतना मैंने बताया था। देखिए मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, मैंने एक सेक्शन टैग लिया। सेक्शन होता है फुल विड्थ वाले के लिए, तो मैंने इसको एक क्लास दिया कि मैं इसके लिए एक प्रोडक्ट सेक्शन नाम से क्या कर रहा हूं, क्लास बना रहा हूं। चलिए अब प्रोडक्ट सेक्शन को मैंने क्या किया, यहां बनाया और यहां जाके मैंने इसको विड्थ दी 100%, क्योंकि जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम 100% के एरिया में क्या करते रखते हैं। और मैंने इसको पैडिंग दे दिया यहां पे लगभग लगभग 40 पिक्सल और 0 पिक्सल। चलिए ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एक H1 टैग या H2 टैग के अंदर अवर प्रोडक्ट लिख दिए। यहां पे मेरे क्या होंगे, कुछ प्रोडक्ट आ जाएंगे, ठीक है। और मैंने बोला प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर का जो H2 है उसको हम यहां पे टारगेट करके बोलते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इस तरीके से ये क्या होगा, सेंटर हो जाएगा। जाके चेक कर लेते हैं, ये आ गया। अब मैंने यहां पे बनाया एक कंटेनर, तो आप इसको क्लास दे दीजिए प्रोडक्ट कंटेनर। मैं क्या नाम दे रहा हूं इसको, प्रोडक्ट कंटेनर। प्रोडक्ट कंटेनर नाम से हमने यहां पे क्या किया, क्लास बनाया। अब प्रोडक्ट कंटेनर को मैंने यही बोला है कि आप अपनी मैक्स विड्थ ले लेना, यहां पे 1320 पिक्सल, और मार्जिन ऑटो देके सेंटर हो जाना, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर 4 आइटम बनाने हैं, तो भाई सिंपल रूल है, मैं आपको बताता हूं। आप इसको पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दीजिए। डिस्प्ले फ्लेक्स देते ही अंदर का चाइल्ड फ्लेक्सिबल होगा और एक लाइन में आना स्टार्ट हो जाएगा। फ्लेक्स अपने चाइल्ड को बाय डिफॉल्ट एक लाइन में बैठाने का काम करता है। सिंपल रूल पे आप समझिएगा इसको। और जाके मैं अगर यहां पे 4 डिव बना देता हूं, जैसे मैंने यहां पे 4 डिव बना दी, यहां पे मैंने क्लास दिया आइटम 1, ठीक है। यहां पे क्लास, सेम क्लास को मैंने क्या किया, कॉल कर दिया। चलिए, और मैंने इसके अंदर लिख दिया आइटम नाम से क्लास दे दिया, या मैं इसकी क्लास का नाम प्रोडक्ट आइटम कर देता हूं। चलिए हम इसकी क्लास का नाम क्या करते हैं, कंट्रोल डी करके प्रोडक्ट आइटम कर देते हैं। चलिए, और इसके अंदर हम आइटम लिख देते हैं। चलो अब बस इतना करना है कि यहां पे 1 लिख देते हैं, यहां पे 2 लिख देते हैं, यहां पे 3 और यहां पे 4। अब आप जाके देखिए आपके चारों आइटम एक लाइन में आ गए। मतलब अब देखिए फ्लेक्स में ना 2 चीजें समझनी है। जब भी आप डिस्प्ले फ्लेक्स देते हो तो पहला क्या होता है, चाइल्ड एक लाइन में आ जाता है, और दूसरा आपका क्वेश्चन है कि चाइल्ड अपना एरिया कैसे कैलकुलेट करता है।
देखिए अगर आपने पेरेंट को फ्लेक्स दिया तो पेरेंट को फ्लेक्स देते ही जो चाइल्ड होता है वो चाइल्ड क्या करता है, जब भी आप पेरेंट को फ्लेक्स देते हैं तो पेरेंट को फ्लेक्स देते ही जो चाइल्ड होता है वो चाइल्ड अपना अपना एरिया कंटेंट के हिसाब से लेने लग जाता है। जैसे ये मान लीजिए आपका कंटेंट है तो कंटेंट के हिसाब से एरिया लेने लग जाता है। जितना आपने उसके अंदर टेक्स्ट लिखा है उसके हिसाब से चाइल्ड क्या कर रहा है, एरिया ले रहा है। अगर आप प्रोडक्ट आइटम को बॉर्डर देंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। मैं यहां पे प्रोडक्ट आइटम को क्या करता हूं, बॉर्डर देता हूं और बॉर्डर में 1 पिक्सल सॉलिड क्या कर देता हूं, यहां पे जाते हैं और रेड करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है हमारे सामने। बिल्कुल सर, कंटेंट के हिसाब से एरिया लेके आ रहा है। और थोड़ा सा चाहो तो आप इसको पैडिंग दे दो और थोड़ा सा चाहो तो आप इसको मार्जिन दे दो, जिससे ये थोड़ा बाहर से क्या करे, एरिया जनरेट कर दे। ये देखिए कंटेंट के हिसाब से लेके आ रहा है। अब आपका कंटेनर कितना बड़ा है वो आप यहां पे भी बॉर्डर देके देख सकते हैं। जैसे मैंने 1 पिक्सल सॉलिड कर दिया, चलिए ठीक है। ये देख लीजिए ये आपका कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर जो चाइल्ड आ रहे हैं वो चारों चाइल्ड एक लाइन में आ रहे हैं। तो आपको पहली प्रॉपर्टी पता चल गई कि अगर मैंने यहां पे सिंपल है डिस्प्ले फ्लेक्स दिया तो फ्लेक्स क्या करता है, फ्लेक्स का सिंपल रूल होता है यहां पे जो डिस्प्ले फ्लेक्स होता है, फ्लेक्स अपने चाइल्ड को एक लाइन में बैठा देता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी, आपका क्वेश्चन होगा कि मुझे ये अपने चाइल्ड को लाइन बाय लाइन बैठाना है, मुझे एक रो में नहीं बैठाना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा चाइल्ड ऐसे बैठ जाए? क्या ऐसे हो सकता है कि मेरा चाइल्ड ऐसे बैठना स्टार्ट हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप इसका डायरेक्शन बदलेंगे तो हो जाएगा। देखिए एक और प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स की, पेरेंट की है। पेरेंट की प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होता है, रो होता है। तो रो जो आपको दिख रहा है, एक होता है आपका रो रिवर्स। रो रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, आपके आइटम राइट साइड में चले जाएंगे और चौथे नंबर का आइटम पहले से स्टार्ट होगा। मतलब चौथा आइटम आएगा, फिर थर्ड नंबर, फिर 2 नंबर, फिर फर्स्ट नंबर का आइटम यहां पे क्या होगा, आ जाएगा। अब मैं यहां पे बता रहा हूं कॉलम। कॉलम का काम होता है आपके चाइल्ड को एक एक कॉलम में दिखाना। कॉलम करते ही आप ध्यान रखना कि आपका चाइल्ड लाइन बाय लाइन आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको अपने चाइल्ड को ऐसे बैठाना है, सिंपल है, अगर अपने चाइल्ड को ऐसे बैठाना है तो डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन रो, और आप लोगों को अपने चाइल्ड को एक लाइन बाय लाइन करके बैठाना है तो फ्लेक्स डायरेक्शन उसके अंदर क्या देना है, कॉलम। कॉलम का मतलब है हर बंदा अपनी अलग अलग रो में बैठेगा। ये अलग रो में बैठेगा, ये अलग रो में बैठेगा, ये अलग रो में और ये अलग रो में बैठेगा। तो आपको ये दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। और फिर इसके अंदर कॉलम रिवर्स भी होता है। रिवर्स का यूज करेंगे तो ये क्या होगा, चौथे नंबर का कॉलम पहले आ जाएगा मगर बैठेगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो आप फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज करके आप अपने कॉलम को बता सकते हो कि उसको अलग लगाना है या एक ही रो में आना है, ये आप सेटल कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये भी प्रॉपर्टी आप लोगों के सामने क्या है, क्लियर है। मगर मुझे यहां पे ये बस बताना था, मगर अभी मैं इसको रोक रहा हूं। मुझे एक लाइन में ही क्या करना है, बंदे को बैठाना। देखो एक लाइन में ही बंदे को बैठाना है। अब यहां पे कुछ और चैलेंज है, जो चैलेंज आपको क्या करना है, समझना है। मैं मार्जिन क्या करता हूं, टॉप से यहां पे क्या करता हूं, 40 पिक्सल दे देता हूं और नीचे आ जाता हूं। देखिए थोड़ा नीचे आ गया। देखिए अब एक चैलेंज ये है कि मान लीजिए कि मैं अपने आइटम को कुछ एरिया देना चाहता हूं। मुझे अपने आइटम को, चारों आइटम को बराबर बराबर एरिया देना है। मतलब मैं ये चाहता हूं कि चारों आइटम इस समय बराबर बराबर एरिया को यूटिलाइज करके आए। मतलब मेरा ये कहना है कि यहां पे जो 4 आइटम है, ये 4 आइटम 25% विड्थ लेके आए हैं अपने पेरेंट का। तो यहां पे देखो विड्थ प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विड्थ आप दे दीजिए, जैसे आपने यहां पे दिया 25%, मैंने यहां पे चलो 20% दे दिया, चलो डन। अब 20% दिया, वो कुछ इस टाइप से आ रहा है। अगर मैं यहां पे 25% दूं, ठीक है, अब 25% देके चेक किया तो भी ऐसा आ रहा है। मैं यहां पे 50% दूं, 50% के हिसाब से भी आपका आंसर ऐसा ही आ रहा है। रीजन ये है कि फ्लेक्स अपने चाइल्ड को नीचे नहीं आने देता। अगर आप इसके अंदर 5 आइटम भी रखेंगे, 5 आइटम भी इसके अंदर रखेंगे, 6 आइटम भी इसके अंदर रखेंगे, जैसे मैं यहां पे आइटम 5 कर देता हूं और आइटम क्या कर देता हूं, 6 कर देता हूं। सिंपल बताता हूं, देखिए अभी फ्लेक्स क्या करता है, फ्लेक्स बोलता है कि आप जितने आइटम बैठाओगे सबको एक लाइन में कर दूंगा मैं, क्योंकि मैं हूं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का रूल है कि आइटम जो होंगे वो मेरे बिना परमिशन के नीचे नहीं आ सकते। अगर वो एडजस्ट होंगे तो हो जाएंगे, नहीं होंगे तो बाहर निकल जाएंगे मगर नीचे नहीं आएंगे। तो अभी लॉजिकली देखा जाए तो आपने इसकी विड्थ कितनी दी है, 50%, और 50% के हिसाब से 2 ही आइटम आने चाहिए एक लाइन में, बाकी 2 आइटम नीचे, फिर 2 आइटम नीचे, ठीक है सर। अब देखो एक और चीज मैं बताता हूं, 50% प्लस मार्जिन का एरिया भी कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि 50% के बाहर से मार्जिन क्या हो रहा होगा, इंक्लूड हो रहा होगा।
तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, इसको भाई कैलकुलेशन के हिसाब से इसको 23% दे देता हूं और मार्जिन दे देता हूं 1%। अब कैलकुलेशन आप ऐसे समझिए, अब पैडिंग को आपने क्यों नहीं कैलकुलेट किया, क्योंकि पैडिंग को बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स अंदर कर देगा। पैडिंग में दिक्कत नहीं है, मार्जिन और ये विड्थ को कैलकुलेट करिए। जैसे एक सिंपल एग्जांपल के लिए मैंने मान लीजिए एक डिव बनाया, इस डिव के अंदर मैंने यही बोला कि हमारा एरिया कितना होगा 20 भाई 3%, ये 23% का एरिया होगा, ठीक है ओके। और मैंने बोला 1% का इधर से मार्जिन होगा और 1% का इधर से मार्जिन होगा, ठीक है। तो पूरा जो एरिया बना मार्जिन के साथ में, जो पूरा एरिया बना वो कितना बना 25%। और किसी भी डिव के अंदर, अगर ये हमारी डिव है जिसमें 1320 पिक्सल का विड्थ है, किसी भी डिव के अंदर 25% के 4 आइटम आने चाहिए, ऐसे 4 आइटम आने चाहिए, बाकी 2 आइटम नीचे आने चाहिए। कैसे करेंगे देखिए, अभी तो अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो ये सारे एडजस्ट हो रहे हैं। आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी है जिसका नाम है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप का काम क्या होता है, फ्लेक्स रैप अपने चाइल्ड को कैलकुलेट कराता है। अभी अपना चाइल्ड क्या है, अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहा, मतलब आपने कितनी भी विड्थ दी, पेरेंट उसको क्या कर रहा है, एक बार कंप्रेस कर रहा है और अंदर की साइड रख रहा है। मतलब आपने अगर इसको 1000 पिक्सल भी किया, मैं सिंपल कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने 1000 पिक्सल भी किया तो 1000 पिक्सल भी अप्लाई नहीं हो रहा इसके ऊपर। मतलब आप चाहते हैं कि अप्लाई हो, तो पेरेंट की एक प्रॉपर्टी है, पेरेंट परमिशन देगा तो चाइल्ड अपने आप को मतलब ओपन कर देगा कि मैं कैलकुलेट कर पाऊं। तो यहां पे पेरेंट की प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप। जब आप फ्लेक्स रैप में रैप यूज करेंगे तब आपका चाइल्ड कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देगा। और जाके देखिए, अब 4 आइटम ऊपर और 2 नीचे। क्यों 4 आइटम ऊपर हो गए, क्योंकि मैंने आपको कैलकुलेशन समझाया था कि मैंने एक बॉक्स का एरिया कितना दिया था, मैंने एक बॉक्स का एरिया दिया था 23%। ये लो, मैंने जो एक बॉक्स बनाया था, एक बॉक्स का एरिया कितना था 23%, मार्जिन लेफ्ट से 1% और मार्जिन राइट से 1%। और टॉप और बॉटम का कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि हाइट मैंने दिया नहीं है। तो जब मैंने इसको पूरा कैलकुलेट किया तो इसका पूरा एरिया कितना बना 25%। और 25% के एक लाइन में कितना आइटम आ सकते हैं, 4 आइटम। भाई 4 आइटम में 100% कंप्लीट हो गया, बाकी 2 आइटम नीचे की साइड आ गए। तो रैप आपके चाइल्ड को कैलकुलेट करा के तोड़ने का काम करता है और नीचे की साइड लेके आ जाता है। रैप बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अभी आपको पता चल गया कि ये लॉजिक हमने लगाया और रैप का यूज करके हम अपने आइटम को तोड़ के नीचे ला सकते हैं, कैलकुलेशन करवा सकते हैं कि हमारा चाइल्ड कैलकुलेट कर जाए। मगर यहां पे एक और चीज है, जब भी कोई चीज फ्लैक्स से बनती है, ध्यान रखना, फ्लैक्स से बनती है तो हम विड्थ प्रॉपर्टी को यूज नहीं करते। तो रीजन ये है, मैं आपको बताता हूं। देखो रीजन देखो, आप एक काम करता हूं, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूं, रैप हटा देता हूं, रैप हटा देता हूं, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। अब देखो नोटिस करो, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करने पे क्या हुआ, ये नीचे नीचे तो आ गए, मगर आपका जो एरिया था वो कितना था 23%, 23% ही वो ले रहा है। मगर ऐसा नहीं होगा, फ्लैक्स डायरेक्शन जो कॉलम होगा वो मोबाइल के केस में काम करेगा। और मोबाइल के केस में मेरा जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट का पूरा एरिया कवर करना चाहिए। तो यहां पे आपकी कहानी थोड़ी सी क्या होगी, फंसेगी। यहां पे अगर आपने विड्थ दे के इसको बनाया, भाई आपको चौड़ाई या आपको लेना है 23% का ही विड्थ लेना है, मगर विड्थ नाम की प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी। विड्थ की जगह आपको क्या यूज करना है मैं बताता हूं। ये चाइल्ड की प्रॉपर्टी है। अभी तक तीनों प्रॉपर्टी, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन और ये जो अपना फ्लेक्स रैप था, ये तीनों प्रॉपर्टी किसकी थी, पेरेंट की प्रॉपर्टी थी। अब मैं एक चाइल्ड की प्रॉपर्टी प्रोसेस करने जा रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। ये प्रॉपर्टी हमारा काम क्या करेगी, आसान करेगी और कई जगह हमसे कैलकुलेशन क्या करेगी, हटवा देगी आगे चल के। इस प्रॉपर्टी का सिंपल रूल है जो मैं आपको बताता हूं, सिंपल रूल, क्योंकि इसी से पूरी वेबसाइट आपकी क्या होगी, रिस्पॉन्सिव होगी। ये प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिव करेगी, फ्लैक्स रैप पूरी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करेगा। आप इन्हीं 4 प्रॉपर्टी के अंदर पूरी की पूरी वेबसाइट को क्या करेंगे, आराम से रिस्पॉन्सिव कर लेंगे। वो बताना जरूरी है क्योंकि आपको वो पता चल जाएगा तो आपको चीजें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैं बताता हूं, चाइल्ड की प्रॉपर्टी की आपका कहना है कि मेरा एक कंटेनर है और मुझे अंदर की चाइल्ड को क्या करना है, विड्थ देना है। मेरा एक कंटेनर है और कंटेनर को हमने क्या साइज दिया है, 1320 पिक्सल ये दिया है। और मेरा एक चाइल्ड है, मुझे अपने चाइल्ड को 23% एरिया देना है। अब विड्थ नाम की प्रॉपर्टी अगर आप यूज करते हैं और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करते हैं तो विड्थ विड्थ जैसा ही काम करेगा, ये ध्यान रखना। अब मैक्स विड्थ यहां यूज नहीं होता, मैक्स विड्थ हम केवल कंटेनर के लिए यूज करते हैं। मैं आपको सिंपल बताता हूं, यहां पे आपको यूज करना है फ्लेक्स बेसिस नाम से प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस जो है वो चाइल्ड की प्रॉपर्टी है, बार बार बता रहा हूं, चाइल्ड। चाइल्ड मतलब जैसे आपने इसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है
तो आपको चाइल्ड में इस प्रॉपर्टी को यूज करना है। चाइल्ड कौन है? ये है चाइल्ड, इसके अंदर डालना है। फ्लेक्स बेसिस के दो काम है। फ्लेक्स बेसिस, अगर आपका पेरेंट मतलब ये है, ये पेरेंट है, अगर आपका पेरेंट में फ्लेक्स डायरेक्शन, अगर आपके पेरेंट के अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन अगर आपका रो है, तो सिंपल समझना, अगर आपके पेरेंट में फ्लेक्स डायरेक्शन आपका रो है, सिंपल समझिएगा, तब फ्लेक्स बेसिस क्या होगी? विड्थ की साइड काम करती है। मतलब फ्लेक्स बेसिस दोनों पे काम करती है, विड्थ और हाइट पे। अगर आपका फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है? रो है, तो फ्लेक्स बेसिस में अगर आपने 23% दिया, तो ये एक्चुअल में क्या होगा? विड्थ में ही जाके काम करेगा, मतलब ये विड्थ का ही काम करेगा। मैं दिखा देता हूं, देखो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां जाते हैं और यहां जाके हम चेक कर लेते हैं। मैंने यहां पे फ्लेक्स बेसिस यूज किया। फ्लेक्स बेसिस कितना दिया? 23%। अब मैं जाके यहां पे ये एक बार वापस से इसको हटा देता हूं और मैं ये भी हटा देता हूं, कॉलम रिवर्स भी हटा देता हूं। डिस्प्ले फ्लेक्स है, फ्लेक्स रैप है। अब मुझे ये देखना है कि मेरी प्रॉपर्टी काम कर रही है, विड्थ जैसा ही काम कर रही है। आप ध्यान से देखिए, मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखा देता हूं। ये जो है ये विड्थ के लिए ही काम करेगी और विड्थ जैसा ही काम करेगी। सिंपल बताता हूं, देखो यहां जाके आप चेक कर लीजिए। यहां जाके मैंने इसको क्या किया? चेक किया एक बार। मैंने इसको क्या किया? चेक किया। अब चेक करते समय आप देखो फ्लेक्स बेसिस कितना दिया? 23%। तो आप देखिए ये विड्थ का ही काम कर रही है। और अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो क्या मेरा बॉक्स बढ़ेंगे, देखिए बढ़ रहे हैं बॉक्स। तो आप नोटिस करो कि ये जो फ्लेक्स बेसिस है, सिंपल पॉइंट पे बता रहा हूं, आप नोटिस करिए जो ये फ्लेक्स बेसिस है, सिंपल आपको ये समझना है कि ये जो हमारा फ्लेक्स बेसिस है, फ्लेक्स बेसिस इस समय किसका काम कर रहा है? विड्थ का काम कर रहा है। मगर ये ध्यान रखना, ये तब यूज करना है जब पेरेंट में फ्लेक्स लगा है। अगर पेरेंट में फ्लेक्स नहीं लगा है तो फिर आपको विड्थ से ही इसको भाई एडजस्ट करना है, विड्थ का ही यूज करना है। अगर पेरेंट में फ्लेक्स है तो इसका मतलब आप अपने चाइल्ड को डिवाइड करने वाले हो, और चाइल्ड को डिवाइड करने के लिए जो एरिया देना है वो आप फ्लेक्स बेसिस से यहां पे क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। अब फ्लेक्स बेसिस का एक सबसे बड़ा फायदा और है, जब आप यहां पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे, तब ये जो फ्लेक्स बेसिस है, सिंपल, तब ये जो फ्लेक्स बेसिस है, मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर आपने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किया तो ये जो फ्लेक्स बेसिस होता है कॉलम के केस में, जब आप कॉलम या कॉलम रिवर्स कुछ भी करेंगे, अगर आपने ये प्रॉपर्टी पेरेंट में लगाई है, तो ये जो होता है ये हाइट के केस में काम करने लग जाता है, ये हाइट में चला जाता है। देखिए कुछ प्रॉपर्टी फ्लेक्स की ऐसी होती हैं, जब आप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देते हैं तो वो अपना एक्सेस बदल देती हैं। जैसे जो विड्थ में काम कर रही थी वो हाइट में काम करने लग जाएगी, और कुछ हाइट की प्रॉपर्टी विड्थ में चली जाएंगी। तो ये जो फ्लेक्स बेसिस है ये हाइट की तरफ काम करेगा। कब काम करेगा? जब आपने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम या कॉलम रिवर्स दिया। अगर आपका फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो ये प्रॉपर्टी विड्थ में काम करेगी, ये ध्यान रखना। तो अभी आप जाके देखिए, मैं यहां पे जाके दिखाता हूं, ये ऐसा आ रहा है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, चलो एक क्वेश्चन है आपसे, ये ऐसा आप लोगों के सामने क्या हो रहा है? आ रहा है। अब मैं अगर इसको विड्थ से बनाता, सिंपल, मैं अगर इसको विड्थ से बनाता, विड्थ से, तो विड्थ के केस में तो भाई ये सीधा लॉजिक था, अगर आप इसको विड्थ से बनाते तो विड्थ तो इतनी ही रहती। मगर आपने इसको किससे बनाया? फ्लेक्स बेसिस से बनाया। तो फ्लेक्स बेसिस में फायदा यह हुआ कि डेस्कटॉप पे आपने फ्लेक्स डायरेक्शन रो रखा था, वो विड्थ का काम कर रहा था। मोबाइल पे आपने इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया, वो जो विड्थ की प्रॉपर्टी थी वो हाइट में चली गई। तो फ्लेक्स बेसिस में मैं दो ही चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं यहां पे। अगर कॉलम है तब तो ये हाइट में काम करेगा, अगर आपका फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तब ये प्रॉपर्टी कहां काम करेगी? विड्थ की साइड काम करेगी। मगर इसके लिए रूल है कि पेरेंट के अंदर फ्लेक्स होना चाहिए, तभी आप इसको यूज करेंगे, तब ये प्रॉपर्टी विड्थ की साइड क्या करेगी? काम करेगी। ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो अब आपको पता चल गया। ये ध्यान रखिए, जब भी फ्लेक्स से आप काम करें तो चाइल्ड को अगर आपको विड्थ देनी ही है तो फ्लेक्स बेसिस का यूज करके काम करें, जिससे लॉजिकली आगे चल के हम अपने काम को क्या कर पाएंगे? आसान कर पाएंगे। ये भी कहानी आप लोगों के सामने क्या है? क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे की साइड, इसको चेक करते हैं कि कैसे चल रहा है। एक बार चलिए देखिए, वही यूज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन ये हटा रहा हूं मैं, बस आप लोगों को समझाने के लिए यूज कर रहा था। ये मैंने अभी फिलहाल क्या किया, रैप तो रहने दिया, ये हटा दिया, चलो डन। ये ऐसा हमारे सामने क्या हो चुका है? आ चुका है। देखिए एक एक करके हमारे आइटम आ रहे हैं। और फ्लेक्स बेसिस इस समय किसका काम कर रहा है? विड्थ का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पेरेंट के अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है? रो है। सिंपल ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं, ये भी हमें पता चल गया। अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट ये है कि अब थोड़ा सा हम यहां पे क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़े आइटम कम कर देते हैं।
आइटम दो ही रखते हैं, समझाने के लिए दो रखते हैं। अब आपको ये दोनों आइटम को क्या करना है, विड्थ की तरफ अलाइन करना है। पॉइंट विड्थ की तरफ अलाइन करने की प्रॉपर्टी पेरेंट की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, पेरेंट की। पेरेंट क्या करेगा, अपने दोनों चाइल्ड को कहां ले जाना चाहता है, विड्थ की साइड, ये पेरेंट बताएगा। देखिए पेरेंट की प्रॉपर्टी है, यहां जाना है और यहां जाके यूज करना है फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर अगर आपने सेंटर लिखा तो ये दोनों आइटम पेरेंट के सेंटर में हो जाएंगे। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर अगर जस्ट देखो, ये भी रूल के हिसाब से काम करती है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट भी कहती है कि अगर आपने फ्लेक्स डायरेक्शन रो लगा रखा है, मैं ये भी बता देता हूं, जस्टिफाई कंटेंट को भी आपको समझना है। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तब तो ये प्रॉपर्टी विड्थ की साइड अलाइन करेगी, तब ये प्रॉपर्टी विड्थ की साइड अलाइन करेगी। और अगर आपके पेरेंट में भाई फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम या कॉलम रिवर्स है, तब ये प्रॉपर्टी हाइट पे अलाइन करने लग जाएगी। मतलब आपको मैं वो सारी प्रॉपर्टी बताऊंगा जो अपने एक्सेस को बदल देती है। तो जस्टिफाई कंटेंट अभी विड्थ की साइड अलाइन क्यों कर रही है, क्योंकि आपका पेरेंट फ्लेक्स डायरेक्शन क्या ले रहा है, रो ले रहा है, और जैसे ही आप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लेंगे तो वो हाइट की तरफ अलाइन करने लग जाएगी। हाइट बड़ा करोगे तब आपको दिखेगा, अभी बड़ा नहीं करेंगे तो नहीं दिखेगा। फिलहाल जस्टिफाई कंटेंट अभी विड्थ की साइड क्या कर रही है, सेंटर कर रही, हो गया सर। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर एक और प्रॉपर्टी है, आप यूज कर सकते हैं फ्लेक्स एंड। फ्लेक्स एंड का मतलब है राइट साइड में लेके जाना। फिर एक और प्रॉपर्टी है आप यहां पे यूज कर सकते हैं फ्लेक्स स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब है लेफ्ट में रखना, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी है कि आप यहां पे यूज कर सकते हैं स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मतलब होता है, मैं यहां पे समझाना चाहता हूं कि तीन बंदों में समझाता हूं। स्पेस बिटवीन में क्या होगा कि पेरेंट के एरिया को, जो भी पेरेंट का एरिया है, बचा हुआ एरिया, पेरेंट का बचा हुआ एरिया, मान लीजिए आपने 3 चाइल्ड बनाए और 3 चाइल्ड को बनाने में आपका टोटल एरिया मान लो 900 यूज हो गया और पेरेंट है अपना 1200 पिक्सल, तो बचा हुआ एरिया कितना है, 300। 900 तीनों कॉलम ने ले लिया, 300 पेरेंट के पास बचा है। वो बचे हुए एरिया को कॉलम के बीच में आप स्पेस बना दो। भाई कॉलम के बीच में स्पेस बनाने का मतलब है, पहला कॉलम 300 पिक्सल आएगा, 100 पिक्सल का स्पेस यहां बना लो। नहीं, पहला कॉलम 300 पिक्सल आएगा, 150 पिक्सल का स्पेस यहां बना लो। फिर दूसरा कॉलम आएगा, फिर यहां पे 150, और ये जो तीसरा कॉलम होगा वो राइट में हो जाएगा। मतलब तीनों कॉलम के बीच में उस स्पेस को क्या करो, डिवाइड कर दो। ये काम करता है स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो ये जो है स्पेस बिटवीन का काम क्या होता है, स्पेस बिटवीन ये बोलता है कि अगर मान लीजिए, ये सिंपल है, मान लीजिए कि आपका ये पेरेंट है और पेरेंट के अंदर 3 चाइल्ड आपने लिए। अब पेरेंट, मैं 1000 पिक्सल पे आपको समझाता हूं, ज्यादा आपको अच्छा क्लियर दिखेगा। मतलब 1000 पिक्सल का पेरेंट है। अब आपने यहाँ पे 3 चाइल्ड बनाए, तीनों चाइल्ड में आपने 200 का क्या क्या फ्लैक्स बेसिस यूज कर रखा है। मतलब 200 आपने इसको दे रखा है, बिल्कुल। अब भाई 200 के हिसाब से 3 कॉलम कितना एरिया लेंगे, 600 लेंगे, ये हमें पता है। तो वो कहता है कि 200 पिक्सल का गैप मैं यहां पे बनाऊंगा, फिर आपका दूसरा कॉलम यहां आएगा, 200 पिक्सल का गैप यहां बनाऊंगा, और भाई अपना जो तीसरा कॉलम होगा वो यहां पे आएगा। तो बिटवीन मतलब क्या होता है, पेरेंट का बचा हुआ स्पेस है वो चाइल्ड के बीच में क्या कर दो, प्लेस कर दो। ये काम करता है बिटवीन। तो बिटवीन का यूज करके अगर आप चेक करेंगे तो चाइल्ड हमारे भाई एडजस्ट दिखेंगे। एक आएगा यहां पे, एक यहां पे आएगा, एक यहां और एक यहां, एक यहां। मैंने स्पेस अराउंड यूज किया या स्पेस बिटवीन यूज किया, देखना पड़ेगा। स्पेस अराउंड यूज कर लिया, बिटवीन यूज करना था। बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन में क्या है, एक लेफ्ट में रह गया, फिर स्पेस आया, फिर बीच में आया, फिर स्पेस आया, फिर एक राइट में चला गया। अब आपके सामने कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि आपको, आपके 2 चाइल्ड हैं, एक चाइल्ड को लेफ्ट में बैठाना है और एक को राइट में बैठाना है, तो बिटवीन सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप एक काम करो, आप एक चाइल्ड यहां से हटा दो, बिटवीन में क्या होगा, एक लेफ्ट में बैठ जाएगा और एक राइट में, जो बचा हुआ एरिया है वो बीच में क्या होगा, प्लेस हो जाएगा। ये काम कर रहा है बिटवीन। चलिए ठीक है, तो बिटवीन भी आपके सामने क्लियर है। अब बात करते हैं, एक होता है स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड का काम क्या होता है, स्पेस अराउंड इस समय लेफ्ट और राइट दोनों साइड से स्पेस देता है। यहां पे कहानी ये थी कि बिटवीन बीच में स्पेस दे रहा था। अब मैं इसी एग्जांपल को अराउंड से ले लेता हूं। अराउंड में क्या होगा, अराउंड में थोड़ा लॉजिकली आपका थोड़ा सा आंसर बदल जाएगा। यहां पे आंसर क्या बदलेगा मैं बताता हूं। देखिए अराउंड क्या करता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से प्लेस करता है भाई, और तीनों आइटम में करेगा। तो यहां पे मुझे एग्जाम्पल में थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां पे क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके 1, 1, 2 और 3 बॉक्सेस हैं। अब अराउंड का कहना है कि भाई आपका जो बचा हुआ स्पेस है वो आप एक काम करो, तीनों कॉलम के लेफ्ट और राइट से डिवाइड कर दो। अब 400 पिक्सल में मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि 400 पिक्सल है,
या चलो एक एग्जांपल में हम इसको 1200 पिक्सल कंसीडर करते हैं, चलो 1200 पिक्सल कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास 3 आइटम है, 300 पिक्सल के। 300 पिक्सल का पहला आइटम है, यहां पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। 300 पिक्सल का दूसरा आइटम है यहां पे फ्लेक्स बेसिस के थ्रू, और 300 पिक्सल का तीसरा आइटम है। अब भाई 900 पिक्सल आपने क्या किए, तीनों आइटम को बनाने में यूज कर लिए, तो बचा अपने पास कितना है, 300 पिक्सल। अब ये 300 पिक्सल अराउंड में कैसे डिवाइड होगा वो मैं समझाता हूं। देखिए सिंपल है, अराउंड में अगर इसको डिवाइड करना है तो आप एक छोटा सा काम करिए। आपको यहां पे क्या करना है, इसके अंदर से 100 पिक्सल आप निकालिए और पहले कॉलम के लेफ्ट और राइट से दे दीजिए। तो 50 आप लेफ्ट से दीजिए यहां पे, फिर ये आपका कॉलम आएगा, फिर 50 राइट से दीजिए। तो अराउंड बोलता है कि लेफ्ट और राइट से आप 50-50 दे दो। फिर यहां पे वापस से 50 पिक्सल लेफ्ट से दीजिए, फिर दूसरा बॉक्स आएगा, 50 पिक्सल क्या करिए, राइट से दीजिए, ठीक है। फिर आप यहां पे 50 पिक्सल क्या करिए, लेफ्ट से दीजिए। फिर यहां पे आपका बॉक्स आएगा तीसरा, और 50 आप क्या करिए, राइट से दीजिए। तो अराउंड का मतलब है पेरेंट के बचे हुए स्पेस को तीनों में डिवाइड कर दो, लेफ्ट और राइट से। लेफ्ट और राइट से आप क्या करिए, स्पेस दे दीजिए, जिससे वो अपने आप से क्या करेगा, गैप लेके आएगा। जाके चेक करते हैं, देखिए। तो अराउंड ऐसे ही काम कर रहा है, देखिए लेफ्ट और राइट से लेके आ रहा है। तो एक काम कर रहा हूं मैं, एक और आइटम लेता हूं जिससे हम समझ पाए। यहां पे ये लीजिए 3 ले लेते हैं। देखिए अराउंड में एक चीज नोटिस करना, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से गैप आएगा, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। मगर बिटवीन में लेफ्ट और राइट से नहीं आ रहा था, बिटवीन में बस कॉलम के बीच में गैप आ रहा था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये हम जरूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मगर यहां पे एक नोट पॉइंट बना के रख लेना है कि जब आप फ्लेक्स, यहां पे जब आप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे, तब ये जो होगा, ये जस्टिफाई कंटेंट अपने आप को हाइट में लेके चला जाएगा। ये भी पॉइंट आप लोगों को क्या करना है, बना के रखना है। क्योंकि ये पॉइंट अगर आपको क्लियर होगा तो आप आसानी से चीजों को क्या कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अब हम आगे चलते, देखिए आगे की प्रॉपर्टी है कि हाइट पे अलाइन करने का क्या लॉजिक है। तो हाइट पे अलाइन करने की भी प्रॉपर्टी है। अब वो भी फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है, वो भी मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। इसके लिए मुझे पेरेंट को क्या करना पड़ेगा, हाइट देना पड़ेगा। मैं पेरेंट को हाइट देता हूं 500 पिक्सल। तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपने पेरेंट को हाइट 500 दी, तो उस समय आपका चाइल्ड क्या करेगा। उस समय आपका चाइल्ड हो जाएगा स्ट्रेच। चाइल्ड पेरेंट की हाइट के बराबर ही आता है। अगर आपने पेरेंट को हाइट 500 दी तो हमारे चाइल्ड भी 500 पिक्सल हो जाएंगे, बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाएंगे लोग। बिल्कुल, देखो यहां पे हमारे चाइल्ड क्या हो गए, 500 पिक्सल हो चुके हैं, ठीक है, डन। अब हाइट में 500 पिक्सल हो गए। अब हाइट पे अलाइन करने की प्रॉपर्टी क्या होती है। या सर मान लो एक और काम करता हूं, यहां पे अगर भाई और आइटम होते तो क्या होता, बताता हूं। अब मैंने टोटल कितने आइटम रख दिए, मान लीजिए यहां पे टोटल 6 आइटम रख दिए। टोटल मैंने 8 आइटम्स यहां पे क्या कर दिए, रख दिया। अब कहानी में थोड़ा चेंज है, ध्यान देना। कहानी में चेंज ये है कि 8 आइटम में 4 ऊपर आएंगे, 4 नीचे आएंगे, क्योंकि रैप लगा हुआ है, रैप लगा देते हैं। अब यहां पे सर ऐसा क्यों आया, क्योंकि देखो अब यहां पे ये समझो कि पहले एक ही रो बन रही थी, अब यहां पे 2 रो बन रही है। तो इस समय जो आपके 500 पिक्सल की हाइट है, 500 पिक्सल की हाइट को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया। ऊपर 250 पिक्सल मतलब 250 पिक्सल, और नीचे 250 पिक्सल। ऊपर के चाइल्ड 250 पिक्सल तक स्ट्रेच हो गए, नीचे के चाइल्ड भी 250 पिक्सल तक स्ट्रेच हो गए। तो आप यहां पे कंफ्यूज मत होना कि सर ऐसे बॉक्स भरे हुए कैसे आ गए। रीजन ये है कि आपने इस समय 500 पिक्सल पेरेंट को क्या दी, हाइट दी। और रीजन ये है कि आपने पेरेंट को 500 पिक्सल की क्या की, हाइट दी। बिल्कुल दी सर, बिल्कुल 500 पिक्सल की हाइट दी। अब आपने रैप दे रखा है, यहां पे डिस्प्ले फ्लेक्स भी दे रखा है, बिल्कुल डिस्प्ले फ्लेक्स भी दे रखा है। और यहां पे आपने क्या कर रखा है, फ्लेक्स रैप भी दे रखा है। क्या दे रखा है, फ्लेक्स रैप भी दे रखा है। हमने फ्लेक्स रैप के अंदर रैप दे रखा है, ठीक है। लो, रैप होता है और नो रैप होता है, ठीक है। रैप दे रखा है, ठीक है सर, ठीक है। अब यहां पे कहानी ये हुई कि 4 आइटम ऊपर हो गए, 4 नीचे। तो एक्चुअली 4 आइटम ऊपर और 4 आइटम जब नीचे हुए तो उसने 2 रो बना दी। भाई एक्चुअली देखा जाए तो 2 रो जैसा कंटेंट अपने को दिख रहा है। तो उसने क्या किया, उसने 500 पिक्सल में भाई एक आइटम को स्ट्रेच तो नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे 2 रो जनरेट हो रही है। तो ये जो पहली रो के आइटम्स थे उसको 250 पिक्सल की हाइट दे दी। मतलब पहली रो के जितने आइटम है उन सबको 250 पिक्सल की क्या करी, हाइट दे दी, 250 पिक्सल की। और दूसरी रो के भी आइटम को क्या कर दिया, 250 पिक्सल की हाइट को क्या कर दिया, दे दिया उसने। अब आपकी मर्जी है कि आप अपने आइटम को कैसे एडजस्ट करना चाहते हैं। मतलब आपका कहना है कि सर मुझे आइटम को एडजस्ट करना है। वैसे देखिए हाइट के अलाइनमेंट पे हम ज्यादा काम तो नहीं करते, मगर कहीं करना होगा तो वो हमें करना होगा सर। अब मैं यहां पे आपको ये बताना चाहता हूं, ये क्लियर करना चाहता हूं, यहां पे आप समझना कि हाइट के अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम। अलाइन आइटम भी किसकी प्रॉपर्टी है, पेरेंट की प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम। अब अलाइन आइटम में अगर आपने यहां पे सेंटर दिया
तो सेंटर में भाई आपके आइटम सेंटर हो जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे। सर ऐसा क्या हुआ? एक्चुअली भाई पूरी तरह से सेंटर क्यों नहीं हुए? क्योंकि मैंने बोला ना कि उसने दो रो बना ली, 250 पिक्सल की और 250 पिक्सल की। तो एक्चुअल में ये हुआ कि ये मान लो कि आपके 250 के यहां पे सेंटर में आ गई आपके। अब ये जो कॉलम है ये अपने हिसाब से अब हाइट नहीं ले रहे हैं, मतलब सॉरी, ये जो कॉलम है अब ये स्ट्रेच होकर हाइट नहीं ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं अपने कंटेंट के हिसाब से हाइट ले रहे हैं। तो पेरेंट तो 500 पिक्सल ही है, मतलब यहां पे क्या है, पेरेंट तो 500 पिक्सल ही है। तो 500 पिक्सल में दो भाई दो रो जनरेट है, मुझे पता है। तो भाई पहली रो के आइटम यहां पे सेंटर में आ गए, पहली रो के आइटम हाइट के क्या हो गए, सेंटर में आ गए, ठीक है ये लीजिए। और दूसरी रो के भी आइटम हाइट के क्या हो गए, सेंटर में आ गए। ये लॉजिक वो क्या कर रहा है, लगा रहा है, आपको पता चल रहा होगा। अगर मैं यहां पे यूज करूं फ्लेक्स एंड तो क्या होगा, फिर ये बॉटम में आएंगे, मगर बॉटम में भी कहानी बहुत क्लियर है। बॉटम में कहानी क्लियर क्या है कि मान लीजिए कि आपकी दो रो यहां पे क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है। यहां पे आपकी दो रो क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है, क्योंकि आपने 500 पिक्सल दिया है। तो भाई पहली रो के आइटम यहां पे अटक गए आके, और दूसरी रो के आइटम यहां पे क्या हो गए, अटक गए आके, क्योंकि आपने फ्लेक्स एंड बोला है। एंड इस समय बॉटम का काम करता है। और स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, स्टार्ट टॉप पे रह जाएगा। स्टार्ट मतलब टॉप पे रह जाना, ये देखो टॉप पे। और स्ट्रेच बाय डिफॉल्ट होता है, स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, अपने पेरेंट की हाइट का पूरा एरिया क्या करना है, स्ट्रेच करके ले लेना है, ये लीजिए। तो अलाइन आइटम क्या करता है, हाइट पे काम करता है। अब आप मैं अगर मैं बताता हूं, अगर ये में चार आइटम नहीं होते तो आपको ज्यादा क्लियर दिख जाता है। यहां पे चार आइटम में आप ऐसे समझो कि ये चारों स्ट्रेच हो रहे हैं, और अगर हमने यहां पे सेंटर यूज किया तो ये चारों 500 पिक्सल की हाइट के सेंटर में आएंगे। अब रो दो थी, अब रो एक ही है, तो 500 पिक्सल के अंदर ही सेंटर होंगे। और अगर हम फ्लेक्स एंड देंगे तो 500 पिक्सल के बॉटम में जाएंगे, और फ्लेक्स स्टार्ट देंगे तो 500 पिक्सल के टॉप में जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब कहानी में थोड़ी सी बदलाव है, बदलाव ये है कि अलाइन आइटम भी अपना बिहेवियर चेंज कर देता है। अगर आप फ्लेक्स डायरेक्शन रो पे काम कर रहे हैं तो अलाइन आइटम अपने आप को हाइट की तरफ काम कराता है, और अगर आप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में यूज कर रहे हैं तो अलाइन आइटम अपने आप को विड्थ में लेके चला जाता है। अलाइन आइटम कहां लेके चला जाता है, विड्थ की साइड लेके चला जाता है। मतलब आपको यह समझना पड़ेगा कि फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में कुछ प्रॉपर्टी अपने आप को चेंज कर देती है। हाइट की प्रॉपर्टी विड्थ में चली जाती है, विड्थ की प्रॉपर्टी हाइट में आ जाती है, वही मैंने बताया आप लोगों को। तो अलाइन आइटम भी आप लोगों के सामने क्या है, क्लियर है। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें भी कहीं पे आपको कोई डाउट होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, अब हम एक और पार्ट बनाते हैं जिसमें चाइल्ड की एक और प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए फ्लेक्स की मैं उतनी प्रॉपर्टी बता रहा हूं जितने से हम इसको रिस्पॉन्सिव बना पाएंगे। फ्लेक्स के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, वो देखिए वो सिचुएशन के हिसाब से आप लोगों के पास अलग से पूरा फ्लेक्स बॉक्स का क्या होगा, पार्ट आएगा, वहां पे आप समझेंगे। मगर यहां पे आप उतनी जरूर प्रॉपर्टी समझ लेंगे जिससे आप एक रिस्पॉन्सिव लेआउट को सही से क्या कर पाए, बना पाए, ठीक है। चलिए अब चाइल्ड की एक दो प्रॉपर्टी और है जो मैं आपको बताता हूं। देखिए पेरेंट की प्रॉपर्टी बता दी, पेरेंट की हम इतनी ही प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, चाइल्ड की प्रॉपर्टी आ जाते हैं। देखिए इसको हम कर देते हैं कमेंट, चलो डन, कमेंट कर दिया, ठीक है। चलिए अब मैंने यहां पे एक सेक्शन बनाया, वो सेक्शन था अपना अबाउट सेक्शन। क्या बनाया हमने, एक क्लास दी अबाउट सेक्शन नाम से, हमने यहां पे क्या किया, क्लास बना दी। सेम है, इसको मैं क्या करूंगा, यहां जाऊंगा और यहां जाके सेम इसके अंदर क्या करूंगा, यहां जाके इसको विड्थ दूंगा, मैं यहां पे विड्थ दे दूंगा मैं यहां पे 100%, ठीक है, ओके। और मैं यहां पे पैडिंग दे दूंगा, यहां पे टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। चलिए या 40 कर देते हैं, टॉप और बॉटम से, लेफ्ट और राइट से 0 कर देते हैं, ऐसे कर देंगे। अब मान लीजिए कि मुझे इसके अंदर कुछ मिड वाला पार्ट बनाना है, मिड वाला पार्ट बनाइए। मैं यहां पे जाता हूं और इसको यूज करके बताता हूं। यहां पे हमने कर दिया, एक छोटा सा काम कर दिया, अबाउट कंटेनर बना दिया, ठीक है। अबाउट कंटेनर हमने यहां पे क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया। और अबाउट कंटेनर के अंदर हम गए और हमने जाके यहां पे बोला कि हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम यहां पे दे रहे हैं फ्लेक्स बेसिस, सॉरी मैक्स विड्थ दे रहे हैं। मैक्स विड्थ कितना दे रहे हैं, क्योंकि ये कंटेनर है, मैक्स विड्थ दे रहे हैं 1320 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन ऑटो देके हम इसको क्या करते हैं, सेंटर करते हैं, ये सेंटर हो जाएगा, डन। चलिए ये डन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर दो टुकड़े करने हैं, लेफ्ट में रखना है इमेज को, ठीक है, और राइट में रखना है अपने को कंटेंट को। अब दोनों को हमें 50-50% पार्ट में डिवाइड कर लेना है, या 50-50% पार्ट में नहीं डिवाइड करना चाहते हैं तो आप भाई बोल सकते हैं कि अबाउट जो है, यहां पे क्लास दी है, क्या दे देते हैं, यहां पे हम क्लास दे देते हैं अबाउट कंटेंट। क्या है, मैंने नाम दिया अबाउट कंटेंट, ठीक है, ओके डन। कंटेंट हमने यहां पे दे दिया, ठीक है। और यहां पे हमने दे दिया अबाउट आईएमजी। ये हमने यहां पे क्लास को क्या किया, बनाया, और ये मैंने यहां पे क्या कर दिया, पास कर दिया, ठीक है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, कुछ कंटेंट डाल देंगे, और वो कंटेंट हम यहां से क्या करेंगे, एग्जांपल के तौर पे यहां से ले लेते हैं। चलिए ये एग्जांपल ले रहा हूं, चलो इसी एग्जांपल को हम क्या करते बनाते हैं। चलिए मैंने अबाउट पे क्लिक करके ये एग्जांपल लिया है, ये इमेज है सर और ये कंटेंट है, ठीक है। चलो
अब मैं पॉइंट वाइज क्या करता हूं, यहां जाता हूं और यहां जाके पहले मैं एक छोटा सा काम करता हूं, डिस्प्ले फ्लेक्स दे देता हूं। अब डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद एक छोटा सा काम और करते हैं, अबाउट कंटेंट को फ्लेक्स बेसिस 50%। ठीक है, क्या दे रहे हैं हम फ्लेक्स बेसिस, क्या कर रहे हैं 50% दे रहे हैं। ठीक है चलिए ओके, और यहां पे अबाउट आईएमजी को भी क्या कर रहे हैं फ्लेक्स बेसिस 50% दे रहे हैं। डन है सर। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहां से जाते हैं और यहां से इस इमेज को यहां से ले लेते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस लेते हैं और वो हम यहां पे क्या करते हैं आईएमजी टैग के अंदर पास कर देते हैं। वो राइट वाले में पास कर रहा हूं, ध्यान देना, जाके चेक करते हैं आ गया क्या, आ गया सर। अब कहानी में थोड़ा चेंज ये है कि मैं बोलूंगा कि अबाउट आईएमजी, मैं यहां पे बोल रहा हूं कि अबाउट आईएमजी के अंदर का आईएमजी टैग अपने पेरेंट का क्या करेगा 100% एरिया क्या करेगा ले लेगा। यहां पे हमने दे दिया, चलिए डन। चलिए देखिए ये ऐसा आपके सामने आ गया। ये देखते हैं स्क्रॉल क्यों आ रहा है, एक बार मुझे लग रहा है कि ऊपर वाली विंडो हमारी स्क्रॉल कर रही है, कुछ ऊपर वाले में कुछ हमने किया होगा इसलिए स्क्रॉल आ रहा होगा को। हाँ ये जो 100 VW किया है ना इसके वजह से आ रहा है, बट उससे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको भी हम यहाँ से क्या करते हैं कमेंट कर देते हैं। रुको चलो, मुझे स्क्रॉल नहीं चाहिए, स्क्रॉल हटा दिया मैंने। ठीक है, ऊपर और नीचे से क्या है 30 पिक्सल का गैप है, मैंने इसको यहाँ पे गया और यहाँ जाके हमने क्या कर दिया, इसको 50 कर दिया कि ऊपर और नीचे से 50 पिक्सल का गैप ले लेना। डन। चलिए अभी मैंने राइट साइड वाला पार्ट बनाया, अब लेफ्ट साइड वाले पार्ट में सबसे पहले ये इमेज लगानी है, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, यहां जाते हैं और यहां जाके हम इसके अंदर ये जो अबाउट कंटेंट है इसके अंदर आईएमजी टैग लेते हैं और इसको यहां पे पास कर देते हैं। डन, ये ऐसा आ गया। ठीक है, अब हम यहां पे जाके क्या करते हैं अबाउट रियलिटी न्यूज़ जो लिखा है इसको हम उठा के क्या करते हैं H2 टैग में डाल देते हैं, H1 टैग में डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H1 टैग में हमारे पास आ जाएगा, जाके चेक कर लेते हैं H1 टैग में आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा काम करते हैं, अबाउट कंटेंट के अंदर, अबाउट कंटेंट के अंदर एक आईएमजी टैग है, वो भाई मार्जिन बॉटम से ले ले, मार्जिन बॉटम से लेगी तो क्या होगा। या एक छोटा सा काम और करता हूं, देखिए अब मैं आपको एक और प्रॉपर्टी यहां पे क्या करता हूं बताता हूं। पहले एक काम कर रहा हूं मैं, इसके अंदर कंटेंट को डाल देता हूं फिर मैं बताता हूं। चलिए देखिए ये हो गया। अब ये जो है ये भी एक तरह की क्या है टैगलाइन ही है, और इसको उठा के हम क्या करेंगे S3 टैग में क्या करेंगे डाल देंगे। चलिए डन, जाके चेक करते हैं ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, फिर हम यहां पे क्या करेंगे, फिर हम यहां पे एक पी टैग के अंदर वो कंटेंट यहां पे क्या करेंगे डाल देंगे, जाते हैं यहां पे और पी टैग के अंदर वो कंटेंट को यहां पे क्या करते हैं डाल देते हैं। पी टैग के अंदर कौन सा कंटेंट डाल देंगे, ये वाला जो कंटेंट है ये डाल देंगे। ठीक है, चलिए फिर हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे एक बटन टैग बनाएंगे और बटन टैग के अंदर रीड मोर लिख देंगे। बटन टैग के अंदर क्या लिखना है, रीड मोर, हम यहां पे क्या करेंगे लिख देंगे और जाके चेक करते हैं कैसा आंसर आ रहा है। ऐसा आंसर आ रहा है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि ये है आपकी डिव जिसमें 4 आइटम आपने प्लेस किया है। मैं आपके अबाउट कंटेंट को जाके क्या कर रहा हूं डिस्प्ले फ्लैग्स दे रहा हूं। अब फ्लैग्स देते दिक्कत आ जाएगी, ये तो सारे एक लाइन में आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इसके अंदर फ्लैक्स डायरेक्शन क्या यूज करोगे, कॉलम, कॉलम यूज करते ही ऐसा आ जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट सर इतना बड़ा बटन और ये क्यों आ रहा है, रीजन ये है कि जो फ्लैक्स डायरेक्शन जैसे ही आप कॉलम करते हो, आप नोटिस करना फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करते ही एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि ये जो अलाइन आइटम है ये विड्थ में करता है। तो अलाइन आइटम इस समय क्या काम कर रहा है, अपने ये जो आईएमजी टैग है इसको स्ट्रेच करके 100% कर रहा है और बटन को भी क्या कर रहा है स्ट्रेच करके 100% कर दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्या करें सर, फिर हम यहां पे अलाइन आइटम क्या करते हैं फ्लेक्स स्टार्ट कर लेते हैं। फ्लेक्स स्टार्ट मतलब लेफ्ट में ही रहना है आपको, देखो ऐसा आ जाएगा। अब आपको ये पता चल गया कि हमने यहां पे क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करने से ये चारों, ये पांचों ऐसे आ गए, लाइन बाय लाइन आ गए, और अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट करने से ये पांचों लेफ्ट से क्या हो गए, अलाइन हो गए। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी होती है गैप। गैप क्या करता है, गैप भाई फ्लेक्स डायरेक्शन रो और कॉलम दोनों में काम करता है। गैप होता है कस्टम वैल्यू देना कि आप चाइल्ड के बीच में क्या गैप देना चाहते हैं। मैंने बोला कस्टम वैल्यू मुझे 20 पिक्सल देनी है, तो आप देखिए यहां भी 20 पिक्सल, यहां भी 20 पिक्सल, यहां भी 20 पिक्सल और यहां भी 20 पिक्सल। तो गैप एक तरह से क्या काम कर रहा है, गैप बता रहा है कि आपके अगर 5 चाइल्ड है तो पांचों चाइल्ड के बीच में आपको कितना गैप देना है। अगर आपका फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता तो वो गैप आपका ऐसे काम करता, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में गैप आपका इनके बीच में काम कर रहा है। अब मैंने हाइट नहीं दी है इसलिए मुझे कुछ एडजस्टमेंट करना नहीं पड़ेगा, ये कुछ ऐसा हमारे सामने आ चुका है। अब देखो चलो एक एग्जांपल और गैप का, देखो ये दोनों आना, आप देखो चिपक के आ रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं, चिपक के आ रहे हैं, कुछ नहीं। मैं जाता हूं, मैं जाके पेरेंट को बोलता हूं गैप ले लो भाई 50 पिक्सल। देखिए यहां पे 50 पिक्सल का गैप आ गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये डिव नीचे क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने रैप नहीं दिया। रैप दूंगा तो ये गैप भी पेरेंट के अंदर कैलकुलेट होगा। अगर मैं फ्लेक्स रैप दूंगा तो फिर आपकी कहानी में थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। देखो रैप देते ही ये इमेज नीचे आ जाएगी। रीजन क्या है, रैप देने पे आपने इसको फ्लेक्स बेसिस कितना दिया 50%,
आपने इसको फ्लेक्स बेसिस कितना दिया 50%, तो पेरेंट तो हो गया कंप्लीट। पेरेंट का एरिया आपने पूरी तरह से क्या किया, कंप्लीट किया 100% करके। अब आपने जब गैप दिया तो वो गैप आपका 100% प्लस 50 पिक्सल हो गया, तो वो एडजस्ट नहीं हुआ। तो रैप हटाने से फायदा ये हुआ कि जो आपके चाइल्ड होते हैं, जब आप रैप नहीं देते हो तो वो अंदर ही अंदर चले जाते हैं, फिर वो कैलकुलेशन को नहीं लेते, क्योंकि वो पेरेंट के हिसाब से फिर क्या करते हैं, अपने आप को चलाते हैं। और फिर मैं जैसे ही रैप कटाऊंगा यहां पे एडजस्टमेंट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि सर ये कहानी दिक्कतफुल है, तो आप इसकी विड्थ को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मतलब 50% की जगह 48% कर सकते हैं आप लॉजिकली, या आप कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको चाइल्ड की प्रॉपर्टी बता रहा हूं, चाइल्ड की प्रॉपर्टी नंबर 1। अब ये जो चाइल्ड है लेफ्ट वाला, ये जो लेफ्ट वाला चाइल्ड है अपना, लेफ्ट वाला चाइल्ड कौन सा है सर, अबाउट कंटेंट है। ये खुद क्या करना चाहता है, पेरेंट की हाइट पे सेंटर होना चाहता है खुद। इमेज की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब यहां पे चाइल्ड अपने आप को चाहता है कि मैं पेरेंट की हाइट पे सेंटर हो जाऊं। चाइल्ड कौन है सर, अबाउट कंटेंट। अबाउट कंटेंट सेल्फ अलाइन होना चाहता है। तो यहां पे एक अलाइन सेल्फ नाम की प्रॉपर्टी है, अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ में अगर आपने सेंटर लिखा तो ये पेरेंट की हाइट के सेंटर में हो जाए। मतलब आप ये समझो, अलाइन जो सेल्फ है वो इस डिस्प्ले फ्लेक्स के रिस्पेक्ट में काम कर रही है। यहां पे आप ऐसे मत सोचना कि सर यहां पे डिस्प्ले फ्लेक्स, अगर आप नहीं भी दोगे तो अलाइन सेल्फ अपने आप को सेल्फ करके नीचे लेके आ जाएगा। नहीं भी दोगे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी आपने दी है ना, ये जो प्रॉपर्टी आप लोगों ने दी है, ये प्रॉपर्टी का केवल इतना फायदा है, मैं आपको बताता हूं। ये जो प्रॉपर्टी आप लोगों ने दी, ये इसके चाइल्ड को एडजस्ट करने के लिए दी है, इसको एडजस्ट करने के लिए नहीं दी आपने। यहां पे डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम फ्लेक्स, स्टार्ट फ्लेक्स, डायरेक्शन में आपने कॉलम दिया, और अलाइन सेल्फ ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो आप ये समझो कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये तीनों प्रॉपर्टी इनको एडजस्ट करने के लिए दी है आपने। अब फ्लेक्स बेसिस जो है ये खुद को एडजस्ट करने के लिए यूज कर रहा है, अलाइन सेल्फ क्या कर रहा है, खुद को एडजस्ट करने के लिए यूज कर रहा है, और ये जो गैप है, गैप भी चाइल्ड के लिए काम कर रहा है। तो आप ये समझ जाओ, अलाइन सेल्फ में खुद अपना बंदा कहां अलाइन होना चाहता है वो कहानी है। अगर मैं यहां पे लिखूंगा सर, एक काम करते हैं, इसको मैंने लिखा फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये जो होंगे ये सारे टॉप पे चले जाएंगे। अगर आप इसको लिखोगे फ्लेक्स एंड, तो ये बॉटम में आ जाएंगे ऐसे। तो हम इंडिविजुअल चाइल्ड को भी यहां पे क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, ये भी आपको पता चल गया। अब प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी थी ये चाइल्ड की प्रॉपर्टी है। मतलब चाइल्ड, मतलब आप ये समझ जाओ कि चाइल्ड कहां जाना चाहता है। भाई इस कंटेनर के लिए ये तो चाइल्ड ही है ना, ये जो आपका अबाउट कंटेनर है, इसके लिए जो अबाउट कंटेंट है ये आपका क्या है, चाइल्ड है। तो इसी के रिस्पेक्ट में ये अपने आप को क्या कर रहा है, लेके जा रहा है, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि क्लाइंट एक रिक्वायरमेंट रखता है। रिक्वायरमेंट क्या रखता है कि मैं ये चाहता हूं कि मोबाइल में, मैं ये चाहता हूं मोबाइल में आ जाओ सर। वैसे तो देखो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव है, मगर मैं ये चाहता हूं, आप समझो मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मोबाइल के अंदर मेरा ये कहना है कि ये बंदा ऊपर चला जाए और ये नीचे आ जाए। तो फिर आप क्या करेंगे, मोबाइल के अंदर आप जाएंगे, यहां पे मैं अबाउट कंटेनर के अंदर क्या करोगे, आप फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करोगे, फ्लेक्स डायरेक्शन दे दोगे कॉलम। कॉलम करते ही क्या हो गया, कॉलम करते ही ये ऊपर और ये नीचे हो गया सर, ठीक है। मतलब कॉलम करने से आपका एक कंटेंट ऊपर चला गया और इमेज वाला पार्ट क्या हो गया, नीचे हो गया। मगर कहानी में चेंज है, कहानी में चेंज ये है कि मुझे इमेज को ऊपर रखना है। तो इसके लिए वैसे आप यहां पे भी काम कर सकते हैं, अगर आपको इमेज को ऊपर रखना है तो कॉलम रिवर्स कर सकते हैं, कॉलम रिवर्स कर सकते हैं। इस समय क्या होगा, इमेज ऊपर चली जाएगी और कंटेंट नीचे चला जाएगा, ठीक है। मगर मैं इसको कॉलम कर रहा हूं। अब मैं आपको चाइल्ड की प्रॉपर्टी से बताता हूं कि आप इसको ऊपर नीचे कैसे करोगे। चाइल्ड की प्रॉपर्टी से ऊपर नीचे करने का मतलब क्या है, चाइल्ड की प्रॉपर्टी का मतलब है, मैं ये चाहता हूं कि आपने दो डिव बनाई, एक कंटेंट बनाया और एक इमेज बनाई। मैं ये चाहता हूं कि आप इमेज वाले को पहले बैठा दो और कंटेंट वाले को दूसरे बैठा दो। तो चाइल्ड की एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर। अबाउट कंटेंट के अंदर मैं ऑर्डर दे रहा हूं कि अबाउट कंटेंट आपका ऑर्डर होगा 2, ओके। और अबाउट इमेज, आपका ये जो इमेज है आपका ऑर्डर होगा 1। तो ऑर्डर के बदलते ही यहां पे ये बदल जाएंगे। फिर तो ये तो यूज करना ही है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम यूज करेंगे तो एक ऊपर और एक नीचे क्या होगा, आ ही जाएगा। ऑर्डर इस समय क्या कर रहा है, चाहे तो आप डेस्कटॉप पे देख लो, छोड़ो डेस्कटॉप पे देख लो। डेस्कटॉप पे आप देखिए, डेस्कटॉप पे ऑर्डर ने क्या किया, ऑर्डर ने यहां पे केवल यही बोला कि जो भाई आपने डिव की सीक्वेंस तो सेम ही बना रखी है, पहले नंबर पे कंटेंट बना रखा है, दूसरे नंबर पे इमेज। तो ऑर्डर ने केवल इतना बोला कि जो यहां पे इमेज का ऑर्डर है वो पहला हो जाएगा और जो कंटेंट का ऑर्डर है वो दूसरा हो जाएगा। इतनी ही प्रॉपर्टी हमें फ्लेक्स की जरूरत है।
अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ग्रिड की प्रॉपर्टी को देखेंगे, फिर हम मीडिया क्वेरी पे आएंगे और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलिए गाइस देखिए, अब हम ग्रिड की कुछ कॉमन प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो हमें यूज करना है। देखिए ग्रिड बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो हम उतना ही कॉन्सेप्ट देखते हैं जो हमारे पार्ट में क्या होगा, यूटिलाइज हो जाएगा। ग्रिड भी क्या करता है, लेआउट बनाने का काम करता है। बस ग्रिड और फ्लेक्स में डिफरेंस ये है कि ग्रिड अपना 2 डायमेंशनल लेआउट बना सकता है, फ्लेक्स आपका 1 डायमेंशनल लेआउट ही बनाता है। अब ग्रिड के थ्रू जो आपको मेन जो मेजर प्रॉपर्टी यहां पे सीखनी है, वो पेरेंट की ही प्रॉपर्टी सीखनी है। मान लीजिए कि आपके पास एक पेरेंट है, ठीक है, मैं ग्रिड की उतनी ही प्रॉपर्टी बता रहा हूं जितना हम यूज करने वाले हैं अपने लॉजिक्स के अंदर, ठीक है। ये पेरेंट है, हमने पेरेंट को 1320 पिक्सल दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर हम बराबर क्या करें, 4 चाइल्ड को डिवाइड कर ले ऐसे, ठीक है। तो यहां पे ग्रिड का यूज करके ये लेआउट कैसे प्रोसेस होगा मैं बताता हूं। देखो यहां पे हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे ही रियल एग्जांपल यहां से क्या करते हैं, उठा लेते हैं। चलिए यही ले लेते हैं, मान लो यही पार्ट बनाना है। एक लाइन में हम ये 4 आइटम ले लेते हैं, ये ग्रीन वाले लेआउट की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब इसको हम एक सेक्शन टैग ले लेते हैं, ठीक है। सेक्शन टैग के अंदर क्लास दे देते हैं एक बार की सेक्शन। ये लो कुछ की पॉइंट है, मैं वहां पे क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं की सेक्शंस, नाम दे दिया मैंने इसको। और मैं गया और मैंने जाके बोला कि ये भी अपने आप को क्या करेगा, विड्थ 100% ले लेगा, डन। ओके, और पैडिंग हम टॉप और बॉटम से क्या कर रहे हैं, 40 पिक्सल दे रहे हैं, लेफ्ट और राइट से 0 दे रहे हैं, डन। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहां जाएंगे और यहां जाके एक छोटा सा काम करेंगे, एक डिव लेंगे और डिव के अंदर की कंटेनर बना देंगे। की का कंटेनर मतलब की का मिडिल वाला पार्ट हम बनाएंगे एक बार, ठीक है। चलिए, और की कंटेनर बनाने के बाद हम यहां जाएंगे और यहां जाके हम बोलेंगे फ्लेक्स सॉरी मैक्स विड्थ दे देंगे 1320 पिक्सल, ओके। और मार्जिन ऑटो देके हम इसको करेंगे सेंटर। अब आपको यहां पे क्या करना है, आपको ये कलर पिक करना है। तो कलर को पिक करने के लिए मैं राइट क्लिक करके कलर यहीं से ले लेता हूं। चलो, जो भी कलर लिया हुआ है, ये कलर का कोड है, वो मैं यहां से क्या करता हूं, ले लेता हूं और यहां से लेके इसके अंदर क्या करता हूं, पास कर देता हूं। जो भी इसका पेरेंट है, सुपर पेरेंट, यहां पे पास कर देता हूं। चलिए डन। जाके हम चेक करते हैं क्या ये कलर यहां पे आ रहा है आपके सामने। जाके चेक करते हैं क्या ये कलर आ रहा है, सर आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक लाइन में यहां पे 4 आइटम बनाने हैं, तो भाई ये लिखना है। चलो मान लो यहां से मैंने इस इमेज को ले लिया एक बार, ये एसवीजी है, तो एसवीजी को मैंने डायरेक्ट क्या किया, कॉपी किया। अब मैं जाता हूं और जाके इसके अंदर एक डिव बनाता हूं और इसमें क्लास देता हूं की आइटम। क्या नाम दे दिया मैंने, की आइटम करके मैंने क्लास का नाम दे दिया। चलो की आइटम, ओके। ये एसवीजी मैंने यहां पे ले लिया। अब एसवीजी लेके चेक करते हैं क्या आ रहा है। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूं, नहीं आ रहा एसवीजी। एक्चुअली एसवीजी आ रहा होगा मगर वो वाइट ऐसा ही कलर का आ रहा है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा। तो आप की आइटम को वाइट करेंगे तब आपको दिखेगा। रुको, वो आ रहा होगा, मतलब वो उसी कलर का आ रहा है, तो इसलिए हमें दिख नहीं रहा। मैं वाइट करके चेक करता हूं क्या आ रहा है, आ रहा तो रहा है सर, ठीक है, चलो कोई नहीं। अब आप इसको दो डिस्प्ले ग्रिड। अब देखो डिस्प्ले ग्रिड में आपको एक प्रॉपर्टी और देनी है पेरेंट के अंदर, बस वही प्रॉपर्टी सारा काम कर लेगी, छोड़ो डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। अब आपको देना है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का यूज होता है कि आपको कितने कॉलम बनाने हैं और कितने पिक्सल पिक्सल के बनाने हैं। मतलब एक लाइन में कितने कॉलम आएंगे और उन कॉलम का एरिया कितना होगा, यह डिसाइड करेगी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। तो यहां पे अगर मैंने लिखा कि 25%, मैंने यहां पे लिखा, एक बार ध्यान देना, 25%, तो इसका मतलब एक ही कॉलम बनेगा 25% का। देखो एक ही कॉलम, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं यहां पे भाई इसी डिव को कॉपी पेस्ट कर दूं, यहां पे एक मिनट रुकना, फॉर्मेट कर देते हैं। चलो एक छोटा सा काम करते हैं, पहले हम इसके अंदर बना देते हैं। चलो ये हो गया। अब इसके बाद क्या चाहिए था, ये टेक्स्ट चाहिए, कोई नहीं, ये ले लो, छोड़ो यहां से एससी टैग में, डन। कोई नहीं, वो ले लो, कोई नहीं, ठीक है, चलो डन। फिर हम पी टैग के अंदर ये ले लेते हैं। चलो बी आर टैग के साथ में वो भी ले ही लो एक बार, जो था इसके नीचे वाला, लो लो। ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और जाके हम चेक कर रहे हैं ये आ गया सर, ठीक है। अब एक छोटा सा काम करते हैं, मैं आपको अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ये प्रोसेस करेगा। यहां पे हम काम कर रहे हैं, ये है हमारी स्क्रीन सर, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। चलो अब देखो मैं ये समझा रहा हूं कि अगर आपने ये डिव कॉपी करके पेस्ट भी कर दी तो भी वो एक ही कॉलम एक लाइन में दिखाएगा। ये जो दूसरा कॉलम होगा, ये दूसरा कॉलम अपना दूसरी लाइन में आएगा। देखो नीचे की साइड आ रहा है, मतलब आपने ये बोला है कि सर ये जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है ये डिसाइड करता है कि कितने कॉलम आएंगे। अब आपने एक वैल्यू दी है, अब वो वैल्यू आपने क्या दी है कुछ फर्क नहीं पड़ता, आएगा एक ही। अगर आपने ये वैल्यू 50% दी होती तो एक ही कॉलम आता 50% का, एक लाइन में एक आता, दूसरा कॉलम नीचे आता। देखो ध्यान से, सर हमें तो यहां पे 2 लाने हैं, तो स्पेस देके आप 2 वैल्यू दे दो, 2 कॉलम आएंगे, ये लो। अब आप इसके अंदर गैप प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, गैप लगाओगे तो गैप उनके बीच में लग जाएगा, लग रहा है। अब देखो एक और चीज,
अगर हमें 4 चाहिए होते तो क्या करते हैं, हम 25% के 4 ले लेते हैं ऐसे। मतलब अब आप क्या करोगे, यहां पे पेस्ट करोगे, ये कॉपी करके पेस्ट करोगे, तो ये तीसरा आइटम भी आएगा और ये चौथा आइटम भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आ जाएगा। अब अगर आप पांचवा आइटम डालोगे तो नीचे आएगा, नीचे आएगा। नीचे क्यों आया, रीजन ये है कि आपने बोला है एक लाइन में 25% के 4 आइटम आएंगे, आ गए सर। अगर मैंने ऐसा बोला होता कि एक लाइन में एक 30% आएगा और बाकी ऑटो आएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक बंदा 30% रहेगा, बाकी जो बचा हुआ जगह है वो दूसरा बंदा लेगा, मगर आएंगे दो ही, आएंगे दो ही। मतलब ये ले रहा है 30% और ये ऑटो में क्या कर रहा है, 70% ले रहा है। 70% नहीं ले रहा क्योंकि ये 20% गैप को भी आप उसमें से कम कर दो, उतना ले रहा है। तो एक्चुअली 30% लेफ्ट वाला बंदा और राइट वाला बंदा कितना ले रहा है, ऑटो ले रहा है। ऑटो मतलब जो भी जगह बच गई है पेरेंट की वो ले रहा है, मगर एक लाइन में आएंगे कितने, दो ही आएंगे। अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि लेफ्ट और राइट को छोटा बड़ा करके बनाना है तो आप ये लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। मगर आपको पता है कि आपको यहां पे अपने आइटम को फिक्स है कि बराबर बनाने हैं और 4 लेके आने हैं, तो आप यूज करिए यहां पे रिपीट। रिपीट में आप बताइए कितने रिपीट करने, 4, और चारों का एरिया कितना देना है। अगर आपने यहां पे 100 पिक्सल दिया तो चारों 100 पिक्सल के आएंगे, देखो, और चारों बराबर रखने हैं सर। तो यहां पे 1 FR, FR होता है फ्रैक्शन, मतलब अब चारों को बराबर बराबर पेरेंट के फ्रैक्शन मिलेंगे। अब 4 अगर पार्ट है तो चारों को 25% का फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो यहां पे अगर जाके देखेंगे तो कुछ इस टाइप से हमारे सामने आइटम आ जाएंगे। सही है सर, हम समझ गए। मतलब आपने बोला 4 तो एक लाइन में बंदे बैठेंगे और 1 FR मतलब चारों बराबर बराबर साइज के बैठेंगे। यही लॉजिक पे ग्रिड क्या करता है, काम करता है। अब इसके अंदर अलाइन आइटम प्रॉपर्टी काम करती है, गैप प्रॉपर्टी काम करती है, उसको आप यूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। मगर कहानी में यह है कि अब आपको देखो बनाना थोड़ा आसान हो गया। मैं इसको क्या कर सकता हूं भाई, इसको डिस्प्ले फ्लैग्स दे रहा हूं। इसको फ्लैग्स क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं अंदर के आइटम को मैं एडजस्ट करूं, ठीक है। अब अलाइन आइटम सेंटर दे देता हूं, ये लो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे देता हूं, ये लो। फिर अलाइन आइटम क्या करते हैं, सेंटर कर देते हैं, ये लो। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, बिल्कुल सेंटर। और फिर थोड़ी सी पैडिंग थोड़ी सी ऊपर और नीचे से बढ़ा के क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, ये लो डन। और फिर हम यहाँ पे थोड़ा गैप डाल देते हैं। गैप क्या होगा, तीनों के बीच में लग जाएगा, गैप डाल देते हैं 10 पिक्सल, तो गैप आ जाएगा, लो डन। और ये बिल्कुल एज इट इज हमारे सामने क्या हो गया, बना हुआ आ गया। मैं ग्रिड में दो ही प्रॉपर्टी को लेके चल रहा हूं, एक डिस्प्ले ग्रिड और एक ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है ग्रिड की, ग्रिड का अलग से आपके पास पार्ट आएगा, फ्लेक्स का अलग से पार्ट आएगा, मगर मेन कॉन्सेप्ट हम यहां पे मीडिया क्वेरी को समझने वाले हैं। क्योंकि देखो इतना कॉन्सेप्ट से हम पूरी की पूरी वेबसाइट बना लेंगे। अगर कोई भी प्रॉपर्टी रन टाइम पे आती है उसको मैं अलग से आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, मगर फिलहाल हमारी इतनी प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, मीडिया क्वेरी। मतलब मीडिया क्वेरी मेन कॉन्सेप्ट है कि मीडिया क्वेरी क्या होता है, मीडिया क्वेरी का यूज करके आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाएंगे। मीडिया क्वेरी एक कोर कॉन्सेप्ट होता है सीएसएस का, जिसका यूज करके आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। मीडिया क्वेरी आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपनी सीएसएस की क्लासेस को डिवाइस के हिसाब से बदल सकते हैं। मान लीजिए कोई क्लास है जो आपने डेस्कटॉप के लिए बनाई, उसकी पैडिंग 50 पिक्सल है, मीडिया क्वेरी में उस पैडिंग को आप 30 पिक्सल करेंगे डिवाइस के हिसाब से। तो मीडिया क्वेरी एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो आपको ऑप्शन देता है कि आप डिवाइस के हिसाब से अपने क्लासेस की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मीडिया क्वेरी के कॉन्सेप्ट को अब हम प्रैक्टिकली क्या करेंगे, समझेंगे। देखो मैं यहां पे एक अलग से फोल्डर बना रहा हूं, चलो इसी के अंदर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में मैंने काम किया, मैं इसके अंदर एक फोल्डर बना के काम कर रहा हूं मीडिया क्वेरी समझाने के लिए। ओके, मीडिया क्वेरी के को हमने वीएस कोड में ओपन कर दिया, डन। अब हमने यहां पे क्या किया, हमने एक फाइल बना ली index.html, डन। अब आप ये ध्यान रखना, मीडिया क्वेरी को यूज करने से पहले ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये लाइन बताती है मेटा नेम में व्यू पोर्ट लिखा है, मतलब व्यू पोर्ट का मतलब अभी आप कौन सी डिवाइस पे ओपन हो, जिस भी डिवाइस पे ओपन हो उसका इनिशियलाइज स्केल क्या लेना है, 1 लेना है। मतलब उसके स्केल को जज करके आपको काम करना है भाई। जिस भी डिवाइस पे ओपन हो उस डिवाइस के हिसाब से आपको क्या करना है, काम करना है। ये व्यू पोर्ट यहां पे क्या कर रहा है, बता रहा है। अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे तो मीडिया क्वेरी भाई ये जज नहीं कर पाएगा कि मैं अभी डेस्कटॉप पे हूं या टैबलेट्स पे हूं या मोबाइल पे हूं। तो मीडिया क्वेरी का जो कॉन्सेप्ट है वो सीएसएस का कॉन्सेप्ट है, मगर ये लाइन आपके स्क्रीन को या आपके व्यू पोर्ट को जज कराने में हेल्प करेगी। इस लाइन का होना इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन नहीं है तो आपके मीडिया क्वेरी का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा।
इसमें नेम में व्यू पोर्ट है, मतलब आप डेस्कटॉप पे हो, टैबलेट्स पे हो, मोबाइल पे हो। विड्थ जो होगी वो डिवाइस के विड्थ के बराबर होगी, और इनिशियलाइज स्केल क्या होगा, 1 होगा। ये बता रही है ये लाइन, और इस लाइन के थ्रू ही मीडिया क्वेरी क्या होगी, फायर करेगी। अब आपको यहां पे क्या करनी है, 2 फाइल बनानी है। हम एक फाइल बना रहे हैं यहां पे style.css। चलिए मैं एक css फोल्डर बना देता हूं यहां पे। चलिए अब css फोल्डर के अंदर मैंने यहां पे बना दिया style.css। चलिए एक बार यहां पे हमने इसको क्या किया, बनाया, और फिर हमने यहां पे बना दिया media.css। चलिए ओके। और मैं अब 2 CSS की फाइल क्यों बना रहा हूं, क्योंकि रीजन ये है कि ये जो स्टाइल है ये तो पूरी वेबसाइट के लिए कॉल होगी, चाहे डेस्कटॉप हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो। मीडिया क्वेरी के अंदर हम वही काम करेंगे जो हमें डिवाइस के हिसाब से बदलना है, जो हमें मतलब चेंजेस करने, वो मीडिया क्वेरी मतलब मीडिया फाइल में जाएगा। तो आप लॉजिकली ये भी ध्यान रखिएगा कि फाइल का भी सीक्वेंस आपको इसी हिसाब से रखना है कि सबसे पहले आपकी style.css कॉल होगी, और फिर उसके बाद आपकी media.css कॉल होगी। ये भी आपको सीक्वेंस क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर आप यहां पे media.css को यहां पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ओके, और हम मीडिया क्वेरी के कॉन्सेप्ट को यहां पे क्या करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। मीडिया क्वेरी के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए बस थोड़े से सिंटेक्स आपको यहां पे क्या करने समझने हैं सीएसएस के, जिससे आप मीडिया क्वेरी को क्लीन समझ पाए। चलेगा, ये देखिए, अब मीडिया क्वेरी को भी लिखने के 2-3 पैटर्न्स होते हैं। हम उन पैटर्न्स को क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए, मीडिया क्वेरी को लिखने का एक तरीका सिंपल होता है। मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने यहां पे एक h1 टैग लिया और h1 टैग के अंदर वेलकम टू WS लिखा। ठीक है, ये हमारा एक h1 टैग है, डन। अब मैंने इसको लाइव सर्वर पे क्या किया, मूव कर दिया। ये लाइव सर्वर पे हमारा मूव हो चुका है एक बार। अब मैं इसके अंदर कुछ बेसिक प्रॉपर्टी यहां पे स्टार के अंदर डाल देता हूं। मार्जिन 0 पिक्सल, ठीक है, पैडिंग 0 पिक्सल, ओके, और फॉन्ट फैमिली हम यहां पे ले लेते हैं एक बार सैंस सेरिफ, लिस्ट स्टाइल नन ले लेते हैं एक बार, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ले लेते हैं एक बार। ये मैंने यहां पे ले लिया, कुछ प्रॉपर्टी मैंने बेसिक यहां पे डाल दी। अब देखो, मैं आपको रिक्वायरमेंट समझाता हूं। मैंने बोला कि मैं स्टाइल के अंदर जाता हूं और h1 टैग को टारगेट करता हूं, और h1 टैग को टारगेट करके हमने बोला कि मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूं, और मैं यहां पे इसको पैडिंग दे देता हूं 50 पिक्सल या 30 पिक्सल पैडिंग दे देता हूं, 0 पिक्सल, और फॉन्ट का साइज कर देता हूं मैं यहां पे 45 पिक्सल। जाके चेक करते हैं, कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि जब ये मोबाइल के ऊपर जाए, मतलब अभी ये मोबाइल के ऊपर भी इसका साइज क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये जो H1 की प्रॉपर्टी है वो मोबाइल के ऊपर भी सेम काम करेगी। मतलब आप ये जब मोबाइल की डिवाइस में जाएंगे, डिवाइस में जाने का तरीका बता देता हूं। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहां पे आपके सामने एक टोगल डिवाइस का आइकन आएगा, मतलब टोगल डिवाइस टूल बार आएगा। यहां पे जाना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ये जो 3 पॉइंट्स है इसको राइट साइड वाले एंगल पे कर लेना है, मतलब ये राइट साइड में हमारा कोड आना चाहिए और इधर आउटपुट आना चाहिए, और यहां से सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सी डिवाइस में देखना है। हमने बोला iPhone 12 Pro, और यहां से 100%। अब आप इसमें से कोई सा भी डिवाइस क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं देखने के लिए, जो भी आप डिवाइस में सेलेक्ट करना चाहते हैं, और उसका एरिया हमें यहां पे क्या होता है, दिख जाता है। अब मीडिया क्वेरी में मान लीजिए एक सिंपल है कि ये जो आपने किया, आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं, यहां पे जो भी आपने किया। अब आपका ये कहना है कि ये जो फॉन्ट का साइज है, ये फॉन्ट का साइज मेरा कम हो जाए, या मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूं डिवाइस के हिसाब से। अब देखिए, ये जो काम आपने किया है ये तो हर जगह अप्लाई होगा। अब मीडिया क्वेरी एक रूल फॉलो करता है, या मीडिया क्वेरी आपको कंडीशन लगाने का ऑप्शन देता है कि आप उसके अंदर कंडीशन लगा सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि मेरी जो ये H1 की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हम क्या क्या चेंजेस करना चाहते हैं। अब मीडिया क्वेरी के अंदर लिखने के तरीके मल्टीपल होते हैं। मैंने मीडिया की फाइल अलग से बनाई, क्योंकि समझाने के लिए थोड़ा प्रोफेशनली हम क्या करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे। @media फिक्स कीवर्ड है, और यहां बताना है कि आपकी मीडिया क्वेरी भाई कंडीशन, यहां पे हम क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं। मैंने कंडीशन में क्या दिया, मैक्स विड्थ दिया, और मैक्स विड्थ में मैंने कितना दिया, 575 पिक्सल, 575 पिक्सल। तो अब आपने जो यहां पे कंडीशन दिया और यहां पे लिखा है मैक्स विड्थ 575 पिक्सल, तो यहां पे आपका एक क्वेश्चन जनरेट होगा, सर मिन क्या होगा। देखिए, मिन इससे नीचे जो होगा वो मिनी बन जाएगा। तो आप ये समझिए कि 575 पिक्सल तक ये मीडिया क्वेरी क्या करेगी, काम करेगी। इसके बीच में अगर आपने कोई भी चेंजेस किए वो दिख जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां पे ले जाके ये जो H1 टैग है, इस H1 टैग को इसके बीच में डालूं और डाल के कलर रेड करूं, तो आप ये कह रहे हैं कि इस साइज तक कलर रेड होगा, क्या रेड होगा, देखो रेड है। अब आप देखिए यहां 410 है, मतलब मैं ये कह रहा हूं 300 पिक्सल रहोगे तो भी रेड होगा, थोड़ा सा ज्यादा करोगे तो भी रेड होगा। यहां पे जो आपके पिक्सल्स हैं, अगर वो पिक्सल 575 पिक्सल से ज्यादा होंगे तो फिर ये काम करना बंद कर देगा। तो मीडिया क्वेरी एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे आप अपनी सीएसएस की प्रॉपर्टी को डिवाइस के हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हैं। आपने बोला कि 575 पिक्सल तक
ये काम करना चाहिए। ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है कि मोबाइल का डिवाइस कितना बड़ा होगा। भाई अगर कोई बंदा आईफोन में चेक कर रहा है वो 420 हो सकता है, कोई सैमसंग में चेक कर रहा है 460 हो सकता है। तो मैंने माना कि 575 पिक्सल तक सारे मोबाइल के डिवाइस आ जाएंगे। तो अगर आपने यहां पे मैक्स विड्थ देख के काम किया है तो मिन इससे नीचे जो होगा वो मिन बन जाएगा। मतलब अगर आप इससे कम रहोगे तो भी ये रैड को क्या करेगा, कॉल करेगा। मगर जब आप इससे ऊपर जाएंगे, जैसे मैंने यहां पे 500 लिखा तो भी कॉल करेगा, मगर 575 से ऊपर जाएंगे तो ये कॉल करना बंद कर देगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां पे फॉन्ट का साइज उठा के क्या करूं, 30 पिक्सल कर दूं तो कम हो जाएगा, लो फॉन्ट का साइज भी कम हो जाएगा। लो मगर डेस्कटॉप पे वो यहीं से कॉल हो रहा है। मतलब ये प्रॉपर्टी आपकी कॉल हो रही है, इसी प्रॉपर्टी की वैल्यू या इस H1 टैग की कुछ प्रॉपर्टी को ओवरराइट कर दिया हमने मीडिया क्वेरी के अंदर। तो मीडिया क्वेरी के अंदर पहले होता है मैक्स विड्थ का लॉजिक। मैक्स विड्थ जो आपने दिया है, ये बोला है। अब मैं ये ना एग्जांपल किसी पे भी अप्लाई कर सकता हूं। एग्जांपल मान लो कोई आपका सेक्शन है उसके लिए भी कर सकता हूं। मान लो ये एग्जांपल आपके कॉलम के डिवाइडेशन के लिए भी कर सकता हूं। एक एग्जांपल और बना देते हैं मैक्स विड्थ का यूज करके। चलिए सर बताइए। चलिए आप लोगों के सामने मैंने यहां पे एक एग्जांपल क्या किया था भाई, बनाया था अबाउट अस का ये वाला पार्ट बनाया था। मैं इसी को क्या करता हूं, आपको रिस्पॉन्सिव करके भी दिखाता हूं कैसे रिस्पॉन्सिव होगा। पहले ये डिसाइड कर लीजिए मोबाइल में कितने आइटम दिखेंगे, 2 आइटम दिखेंगे क्या, या एक आइटम। सर मोबाइल में एक एक आइटम दिखेगा, टैबलेट में 2-2 दिखेगा, और डेस्कटॉप पे हमारा कितना दिखेगा, 4 आइटम दिखेंगे। मान लीजिए ऐसे मुझे 4 आइटम दिखाने, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता चल जाए। और मीडिया क्वेरी के लगाने के मल्टीपल तरीके भी होते हैं। ये पहला तरीका बताया मैंने, यहां पे क्लास यूज किया की सेक्शन। की सेक्शन नाम से हमने क्लास बनाई और इस क्लास को उठा के कहां डाल दिया, अपने स्टाइल में डाल दिया। चलिए यहां पे मैंने यहां पे क्या किया कर दिया, एक बार जाके हम चेक करते हैं की सेक्शन को। यहां पे हम क्या करते हैं देखते हैं एक बार। और मैं इसका कलर का कोड यहीं से क्या करूंगा, पिक कर लूंगा, क्योंकि पिछली बार भी यहीं से पिक किया था मैंने। ये लो, ये कलर का कोड मैंने बैकग्राउंड के अंदर लिया और बैकग्राउंड के अंदर हैश के साथ में कलर का कोड मैंने यहां पे क्या कर दिया, पास कर दिया। थोड़ी पैडिंग दे दी, टॉप और बॉटम से 40 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। जाके चेक कर लेते हैं क्या ये आ रहा है। बिल्कुल आ ही रहा होगा सर, आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर 1 2 3 4 आइटम बनाने हैं। ग्रिड का यूज करके काम कर लेते हैं हम। यहाँ पे एक डिव लेते हैं, उसका मिडिल एरिया जो है, मिडिल एरिया उसका वैसे 1280 पिक्सल है, या आप 1320 ले सकते हैं। तो की सेक्शन मिड ले लेता हूं इसकी क्लास का नाम, और इसको मैं बोलता हूं कि आप एक काम करिए, आप 1280 पिक्सल में आना। तो यहां पे मैक्स विड्थ देना। मैक्स विड्थ आपको पता है कि ऑटोमेटिक क्या होगा, रिस्पॉन्सिव हो जाएगा 1280, ठीक है। और यहां पे हमने बोला कि मार्जिन ऑटो देख के सेंटर हो जाना, ये सेंटर हो जाएगा, डन। अब आप इसको किससे बना रहे हो, ग्रिड से। तो आपने डिस्प्ले ग्रिड लिखा है, ठीक है। और ग्रिड के बाद आपने यहां पे क्या बोला, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। तो आपने यहां पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का यूज किया। अब ग्रिड टेम्पलेट कॉलम एक तरह का क्या है, लॉजिक है, जिससे आप यहां पे कॉलम डिवाइडेशन करते हैं। हमने बोला रिपीट करना है 4, वो भी बराबर फ्रैक्शन के। बराबर फ्रैक्शन का मतलब सारे बराबर फ्रैक्शन के यहां पे डिवाइड होने चाहिए। ये लीजिए, डन। अब देखो आप ना चाहो तो यहां पे कॉमा करके मल्टीपल वैल्यू भी पास कर सकते हो, मगर हमें चारों को क्या करना है, बराबर फ्रैक्शन देना, ठीक है। तो अब हम यहां पे जाके क्या करते हैं, एक डिव लेते हैं और उस डिव के अंदर हम यहां पे एक क्लास बना लेते हैं की आइटम्स। और जो मैंने बनाया था उसी को कॉपी कर लेता हूं ना भाई, यहां पे बना रखा है ना इस पेज के अंदर को। ये लो, की आइटम को बना ही रखा है, तो इसको यहां पे डाल देते हैं ना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लो, ओके, की आइटम, और की आइटम के अंदर का डेटा भी वहां से ले आते हैं। ये लीजिए, डन। ये यहां से हमें तो मीडिया क्वेरी के कॉन्सेप्ट को देखना है कि मीडिया क्वेरी के कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। ये की आइटम यहां से कॉपी किया और कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर दिया। ये है आपका पहला आइटम, ठीक है। यहां पे आपका दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, चौथा आइटम, ठीक है। और ये 5वां आइटम, ये 6ठा आइटम, ये 7वां आइटम। टोटल 7 आइटम हो गए। जाके चेक कर लेते हैं क्या 7 आइटम हमारे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं सर। थोड़ा सा आपको गैप डालना पड़ेगा, गैप डालेंगे तो ये आपको दिखने लग जाएगा। अब आप यहां पे गैप डाल दीजिए 20 पिक्सल, तो गैप क्या होगा, आइटम के बीच में लग जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, डन। अब देखिए ये तो आपने बनाया डेस्कटॉप के लिए कि डेस्कटॉप पे ठीक है। आपने बोला एक लाइन में 4 आइटम होंगे और चारों बराबर साइज के होंगे, और ये की आइटम अपने चाइल्ड को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। मगर आपका ये कहना है कि भाई आप एक और ले लो आइटम, चलो 8 ले लेते हैं टोटल। आपका ये कहना है कि मैं मोबाइल की डिवाइस में जाऊंगा तो भी तो ये ऐसा ही आ रहा है। ऐसा नहीं, मोबाइल की डिवाइस पे एक एक आइटम चाहिए। देखो मीडिया क्वेरी रूल करता है, मीडिया क्वेरी कहता है आपको चेंज क्या करना है। चेंज ये करना है, जो भी देखो हर चीज चेंज नहीं करनी, जो आपको डिवाइस के हिसाब से बदलना है वो बदल दीजिए। आपको एक एक आइटम चाहिए तो आप इस क्लास को लेके जाइए और मीडिया के अंदर पास करिए। और मीडिया के अंदर पास करके केवल इतना बोलिए कि भाई आपको ग्रिड टेम्पलेट कॉलम एक करना है रिपीट, और वो भी बराबर फ्रैक्शन का। ये लो, मतलब हमने बोला कि आपको एक ही करना है रिपीट, वो भी बराबर फ्रैक्शन का। अब एक एक आइटम आ गए, देखिए, डन।
और इसको थोड़ा सा मार्जिन दे दो 10 पिक्सल कि ये अपने आप को थोड़ा क्या करेगा, अंदर की साइड कर देगा, ऐसा आ गया। मतलब अब देखो मैं आपको बताता हूं, ये मार्जिन 10 पिक्सल क्या हो रहा है, मार्जिन 10 पिक्सल इसको ओवरराइड कर रहा है ऑटो को, ठीक है, चारों तरफ से ले लिया। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में यहां पे क्या था, 4 था, मतलब एक लाइन में 4 आइटम आने थे, मगर हमने मीडिया क्वेरी के अंदर बोला कि आप एक लाइन में एक ही आइटम लाना। अब ये जो मीडिया क्वेरी है ये मोबाइल के लिए काम कर रही है, ये मीडिया क्वेरी आपके डिवाइस के हिसाब से क्या कर रही है, काम कर रही है। इस मीडिया क्वेरी का लॉजिक प्योर है कि डिवाइस के हिसाब से चल रहा है, तो आपके आइटम रिस्पॉन्सिव हो गए। देखिए एक लाइन में एक एक आइटम आ गए। अब ये आइटम 5-7 कहां तक आएंगे, 575 तक आएंगे, ठीक है सर, ओके। उसके बाद वो डेस्कटॉप कॉल होने लग जाएगा। चलिए अब आप कह रहे हैं कि टैबलेट में 2 आइटम करना है। देखो ये मीडिया क्वेरी मोबाइल के लिए काम करेगी, आपको टैबलेट की मीडिया क्वेरी ऊपर की साइड लगानी है। टैबलेट की मीडिया क्वेरी ऊपर की साइड लगानी है। अब देखो ऊपर की साइड इसलिए लगानी है कि भाई टैबलेट पहले कॉल होगा, उसके बाद मोबाइल कॉल होगा। अब मैंने यहां पे बोला टैबलेट्स की मीडिया क्वेरी का रेंज क्या होगा सर, 992 पिक्सल। मतलब मान लो इसके ऊपर से, मतलब आप मान लीजिए 576 पिक्सल से लेकर 992 पिक्सल तक टैबलेट्स होता है, वहां पे आपको रिपीट कितने करने, 2 करने हैं। ओके जाके चेक करिए सर, एक एक आ रहा है, एक एक क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मीडिया क्वेरी काम कर रही है, बिल्कुल। और जाके थोड़ा सा ऊपर करिए, ऊपर करिए, कहां तक जाना है आपको, इसके ऊपर जाना है 575 के ऊपर, मतलब 57, यहां पे आप लिख दीजिए 578 तक 2 आइटम आने लग गए। क्योंकि देखो आपकी ये मीडिया क्वेरी जो एंड हो गई वो 575 के बाद एंड हो गई, और आपने जो ये मीडिया क्वेरी लगाई ये इसके बाद से स्टार्ट हो गई। मगर एक चीज का ध्यान रखना, इसमें भी सीक्वेंस मैटर करता है। अगर आपने ये कट करके नीचे डाल दिया, तो ये कोड आपने बॉटम में डाला है, तो आप ये समझ जाओ मोबाइल पे भी एक मतलब मोबाइल पे भी आपके 2-2 आइटम ही कॉल होने लग जाएंगे, एक एक नहीं 2-2, क्योंकि ये मीडिया क्वेरी अब काम नहीं करेगी। क्योंकि आपने जब नीचे डाला तो नीचे इसका मिनिमम 0 बन गया। भाई मिनिमम क्या बन गया, 0, और मैक्सिमम बन गया 992। अब 0 पिक्सल से लेकर 992 पिक्सल के बीच में ये काम कर रहा है। तो आपने ये जो काम किया, ये काम आपका ओवरराइट हो गया इससे। अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे देखिए ये रहा। अब आप देखिए जो आपने काम किया है ना, ये 575 पिक्सल, ये हमारा ओवरराइट कर चुका है। कौन सा, ऊपर वाला काम। तो भाई जो आपको सबसे छोटी वाली, मतलब सबसे छोटी स्क्रीन की मीडिया क्वेरी है वो नीचे कॉल करनी है, उससे बड़ी स्क्रीन के इसके ऊपर कॉल करना है। मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि मोबाइल का काम आपको नीचे की साइड करना है और टैबलेट वाला काम ऊपर की साइड करना है। अगर आपको लगता है कि सर ये तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है मीडिया क्वेरी, तो आप रेंज वाली मीडिया क्वेरी यूज कर लो। रेंज वाली मीडिया क्वेरी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप ऊपर नीचे कहीं भी कॉल कर सकते हो। रेंज वाली मीडिया क्वेरी में क्या होता है, मैं इसको यहां से क्या कर रहा हूं, कमेंट कर रहा हूं। रेंज वाली मीडिया क्वेरी में आप 2 रेंज देते हो। आप यहां पे क्या करते हो, 2 रेंज देते हो। यहां पे आप देते हो मिनिमम विड्थ, मेन विड्थ 200 पिक्सल, ठीक है, और एंड करके आप ये देते हो। तो अब आप यहां पे एक रेंज पास कर रहे हो कि इसी रेंज के बीच में आपको काम करना है। तो मैं राइट क्लिक करके मोबाइल के डिवाइस में जाता हूं, ये काम कर रहा है सर, देखो ये काम कर रहा है, क्योंकि हमारी मीडिया क्वेरी इस रेंज के बीच में क्या हो रही है, कॉल हो रही है। अब आप चाहो तो टैबलेट का रेंज बता सकते हो। भाई टैबलेट का रेंज क्या होगा, मतलब अगर मोबाइल के बाद की मीडिया क्वेरी किसकी होगी, टैबलेट्स की होगी, उसका रेंज इसके बाद से स्टार्ट होगा 576 पिक्सल से लेके 992 पिक्सल तक। उसके बाद आपका स्टाइल डॉट सीएसएस क्या होगा, कॉल हो जाएगा। तो ये जो मैंने बताया ये एक रेंज के बीच की मीडिया क्वेरी है। इसको यहां से हमने क्या किया, कॉपी किया, और हमने बोला 2 आइटम करने हैं बिल्कुल बराबर फ्रैक्शन के। अब आप जाएंगे तो यहां पे 2 आइटम हो जाएंगे। तो रेंज वाली मीडिया क्वेरी ज्यादा अच्छी है। रेंज में आपको पता चलता है कि किस लेवल से लेके कहां तक अपना ये वाला रेंज काम कर रहा है। तो जो मैंने ये मिनिमम विड्थ लिखा है 200 पिक्सल, और एंड करके जो मैंने मैक्सिमम विड्थ लिखा है 575 पिक्सल, इसके बीच में ये काम कर रहा है। और जो मैंने यहां पे रेंज बताया 576 पिक्सल से लेकर 992 के बीच में, ये वाला रेंज काम कर रहा है। तो देखो मैक्स विड्थ के हिसाब से अगर आप मीडिया क्वेरी लगाओगे तो टैबलेट की मीडिया क्वेरी ऊपर लगानी है, मोबाइल के नीचे लगानी है। रेंज के हिसाब से अगर आप काम करते हो तो फिर आप मोबाइल या टैबलेट्स की मीडिया क्वेरी को ऊपर नीचे कर सकते हो। मतलब देखो मैं इसको मोबाइल की मीडिया क्वेरी बोल रहा हूं और मैं इसको टैबलेट की मीडिया क्वेरी बोल रहा हूं। मतलब इसके बीच में सारे मोबाइल के डिवाइस आ जाएंगे, और इसके बीच में सारे आपके टैबलेट्स के डिवाइस, मतलब टैबलेट्स जो भी होंगे वो आ जाएंगे। और उसके बाद आपका जो कॉल होगा वो स्टाइल डॉट सीएसएस से कॉल होने लग जाएगा। तो मीडिया क्वेरी एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो आपको ऑप्शन देता है कि आप डिवाइस के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को बदल सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये एक एग्जांपल है। ओके, तो मीडिया क्वेरी का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को कोई डाउट कर रहा होगा। एक दो और एग्जांपल बनाता हूं जिससे आप लोग लॉजिकली इसको क्या कर पाए, समझ पाए। इसको बनाते चलिए। अब इसको बनाते हैं हम फ्लेक्स का यूज करके। फ्लेक्स का यूज करके इसको हम रिस्पॉन्सिव भी करेंगे। चलिए
ये कुछ अपना क्या है, अबाउट सेक्शन नाम दे देते हैं। चलो सर कोई नहीं, यहां जाते हैं। ग्रिड से हमने एक एग्जांपल देख लिया, आपको क्लियर है कि ग्रिड से हमारी मीडिया क्वेरी का एग्जांपल कैसे प्रोसेस कर रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई डाउट आएगा। अब हम जाते हैं सेक्शन टैग ले लेते हैं, ठीक है। सेक्शन टैग के अंदर हम इसकी क्लास का नाम, जो ये हमारी क्लास का नाम है, इसकी क्लास का नाम दे देते हैं हिल सेक्शन दे देते हैं। चलो कोई नहीं। देखो सबसे पहला रूल तो क्लियर है कि आपको 100% का पार्ट क्या करना, बनाना है। सबसे पहले रूल क्लियर है कि आपको यहां पे क्या करना है, 100% का पार्ट बनाना है, ठीक है। मैं ग्रिड से भी बना सकता हूं, मगर ग्रिड से छोड़ो, अभी नहीं बना रहा। मतलब हम फ्लेक्स से भी क्या करते हैं, काम करते हैं। यहां पे सर एक मिड एरिया बनाना है, बिल्कुल। आप यहां पे पहले पैडिंग दे दीजिए। पैडिंग कितना देंगे आप, 80 पिक्सल टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल, ठीक है। जाते हैं, अब जाके इस हिल का कंटेनर बनाते हैं। यहां जाते हैं और बोलते हैं हिल्स कंटेनर। मैंने हिल कंटेनर क्या किया, बनाया एक बार। ये हिल कंटेनर नाम से क्या होगा, बन जाएगा हिल्स कंटेनर नाम से। हमने क्या किया, बनाया एक बार। चलिए, और यहां जाके हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं मैक्स विड्थ देके। मैक्स विड्थ कितना दे देते हैं हम यहाँ पे, 1320 पिक्सल, और मार्जिन ऑटो करके हम इसको क्या करते हैं, सेंटर करते हैं। ये सेंटर हो गया। चलिए, अब इसके दो डिवाइडेशन करने, तो मैंने इसको दिया डिस्प्ले ग्रिड, नहीं सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स देने के बाद आप पता है आपको, ये जो चाइल्ड है ये थोड़ा छोटा है और ये बड़ा है, कोई नहीं। पहले आप गैप डाल दो सर 50 पिक्सल का, ये लो। तो मैंने क्या किया, उन दोनों के बीच में 50 पिक्सल का क्या किया, गैप डाला। यहां पे 50 पिक्सल का गैप आएगा, ठीक है। अब हम यहां पे क्या करते हैं, एक मैं आपको एक और चीज बताता हूं। यहां पे हमने एक डिव बनाया, उस डिव को हमने बोला है अबाउट ये हिल आईएमजी। क्या बोला, हिल आईएमजी। चलिए डन। अब इसको हमने बोला कि आप एक काम करो, आप यहां पे जाओ और आप यहां पे जाके फ्लेक्स बेसिस ले लो, लगभग 45%। 45% ये फ्लेक्स बेसिस लेगा सर, ठीक है। 45% फ्लेक्स बेसिस लेने का मतलब ये अपने एरिया को क्या करेगा, छोटा करेगा। यहां पे आईएमजी टैग का यूज करके इस इमेज को राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस से इसको लगा देंगे सर, डन। जाके चेक करिए क्या ये आ रहा है, ये आ रहा है सर, मगर ये अपने पेरेंट के बराबर ही आ रहा है। ये कैसे पता है, मैं जाके चेक कर लेता हूं। मैं बोलता हूं हिल, वैसे इसको 1280 में बनाना था, सॉरी 1280 में बनाओ। मैं बोलता हूं हिल आईएमजी के अंदर का आईएमजी टैग अपने पेरेंट का 100% एरिया लेगा। चलो जाके देख लेते हैं सर, ठीक है। आ रहा है, थोड़ा ज्यादा बड़ा आ रहा है सर। क्या हम इसको छोटा कर दें, बिल्कुल छोटा कर दीजिए। ये लीजिए, आप इसको 42% कर दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, ओके। मतलब आप ये मानो इसका 42% ये ले रहा है और 42% जितना आ रहा है वो आईएमजी टैग क्या हो रहा है, अपने आप को बड़ा कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहां पे बनाऊंगा एक डिव जिसको मैं बोलूंगा एक बार हिल कंटेंट। क्या बनाऊंगा, हिल कंटेंट, ओके। हिल कंटेंट मैं यहां पे बनाने वाला हूं। चलो, हिल कंटेंट के अंदर मैं राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस दे देता हूं। ये लो, मैं यहां जाता हूं और यहां जाके मैंने आईएमजी टैग का यूज किया और ये मैंने डाल दिया। चलिए डन, ओके। जाके चेक करते आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है सर, ठीक है, ओके। फिर मैंने इसको यहां से कॉपी किया और कॉपी करके मैंने यहां पे क्या किया, S3 टैग में या S2 टैग में डाल दिया। ये लो, आ रहा है सर। क्या हम इसका फॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल बड़ा कर लो आप। ये लो, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो और हिल कंटेंट के अंदर का S2 टैग आप क्या करो, बड़ा कर लो। बोलो S2 टैग फॉन्ट का साइज क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो फॉन्ट का साइज आपने यहाँ पे क्या किया, 30 पिक्सल किया, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, डन। सर ये तो ऐसा आ रहा है, एक बार बहुत बड़ा है फिर तो। ये लो, इसको आप एक काम करो, इसको आप कर दो 50 पिक्सल, थोड़ा ज्यादा है सर। क्या मैं इसको 45 कर दूं, कर दो। और करने के बाद देख लो वो ब्रेक कहाँ लगा हुआ है। ट्रस्टेड के बाद ब्रेक है तो ब्रेक लगा दो, छोड़ो आप। ये लो, BR टैग यहाँ पे लगा दो और BR टैग आप यहाँ पे भी क्या करो, लगा दो, डन। जाके चेक कर लेते हैं, आ गया सर, डन। थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो फॉन्ट का साइज हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं, हम 40 पिक्सल ही कर देते हैं, छोड़ो, डन। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, मार्जिन टॉप दे देते हैं, मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल। अब देखो आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने हिल कंटेंट में कुछ एरिया ही नहीं दिया। दे सकते हो, वैसे नहीं दोगे तो देखो एक चीज क्लियर है कि 42% अगर ये ले रहा है, उसके बाद जो बच गया वो पेरेंट के अंदर से हिल कंटेंट ही लेने लग जाएगा। अगर देना है तो आप दे दो, जैसे आपको लगता है कि मैं सर इसको फ्लेक्स बेसिस देना चाहता हूं, 50% दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 50% दे दो। भाई आपने 42 दिया, इसको 50 आप इसको दे दो, क्योंकि आप बीच में क्या लगा रहे हो, गैप भी लगा रहे हो, तो गैप भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपना भाई लॉजिक काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लो, थोड़ा सा ज्यादा मोटा है, फॉन्ट का साइज कम करो 38, और थोड़ा लाइन हाइट इसके बीच में बढ़ा दो। लाइन हाइट एक प्रॉपर्टी होती है जो लाइंस के बीच में क्या करती है, गैप बढ़ाती है। मैंने 50 दे दिया, तो लाइन हाइट से क्या होगा, ये लाइंस के बीच का गैप क्या होगा, बढ़ जाएगा। थोड़ा और बढ़ा दीजिए सर, ये लीजिए, आप इसको कर दो 55 पिक्सल। ये लो, डन। अब कहानी ये है कि अपने को ये भी डालना है सर, ये डालेंगे। ये किस में डालेंगे, हम ये डाल देंगे अपने को, एक काम करते हैं, हम ये डाल देते हैं H6 के अंदर या H5 के अंदर। चलो डन, जाके चेक करते हैं, ऐसा आ रहा है सर, ठीक है। फिर हम यहाँ, वो तो आप प्रॉपर्टी देके इसको अलाइन कर लेना। मैं P टैग ले रहा हूं और P टैग के अंदर आप ये पैराग्राफ डाल दीजिए, डन। फिर एक बटन ले रहे हैं और बटन के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीड मोड डाल देंगे।
ये लो, और जाके अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये बना हुआ आ गया। अब थोड़ा सा गैप है, अब देखो तो दोगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दिया, तो आप यहाँ पे ये जो अपना S2 टैग है, इस S2 टैग को मार्जिन बॉटम भी दे दो। मार्जिन बॉटम दोगे तो ये थोड़ा सा क्या करेगा, उसको ढकेल देगा, नीचे की साइड कर देगा। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, हिल कंटेंट के अंदर बनाया H5 टैग। अब H5 टैग को भी थोड़ा फॉन्ट का साइज बड़ा कर दो, आप यहाँ पे कर दो 18 पिक्सल, थोड़ा बड़ा हो जाएगा सर। ओके, ये लो, डन। और इसको भी थोड़ी लाइन हाइट दे दो। लाइन हाइट से क्या होगा, लाइंस के बीच में हाइट आ जाएगी 25 पिक्सल। और मार्जिन बॉटम दो, जो पैराग्राफ चिपक के आ रहा है वो थोड़ा नीचे की साइड क्या करेगा, प्रोसेस कर जाएगा। लो, डन। फिर आप यहां पे टारगेट कर लो पैराग्राफ को। पैराग्राफ को टारगेट करके ये भी बोल सकते हो कि आप भी मार्जिन बॉटम ले लो। वो मार्जिन बॉटम लेगा तो वो बटन को नीचे क्या करेगा, ढकेल देगा। डन। अब ये मैंने बना दिया एक एग्जांपल के लिए। अब आप इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे, तो रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे, देखिए रिस्पॉन्सिव का रूल है कि इमेज ऊपर और कंटेंट नीचे। तो राइट क्लिक करके मोबाइल के डिवाइस में जाते हैं, कुछ ऐसा हमारे सामने आ रहा है, आएगा ही, ऐसा आएगा ही। अब आप कुछ मत करो, हिल कंटेनर को उठाओ और उठा के इतना ही बोलो कि आप भैया फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करते ही एक ऊपर और एक नीचे आ जाएगा। डन, एक ऊपर और एक नीचे आ जाएगा। थोड़ा सा इसके अंदर मार्जिन डाल दीजिए, जिससे वो चिपक के जो आ रहा है वो चिपक के नहीं आएगा, ठीक है। अब ये जो है, यहां पे आपको थोड़ा सा क्लेवर काम करना है। क्लेवर क्या काम करना है, यहां पे फॉन्ट का साइज क्या करना है, थोड़ा सा कम कर देना है। ये लो, लाइन हाइट को थोड़ा सा कम कर देना है, ये लीजिए, ये करना है आपको, ठीक है। और यहां पे फिर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देना है, या सेंटर सही नहीं लग रहा तो आप ऐसे रख सकते हो। फिर ये जो मार्जिन मैंने यहां पे दिया था, टॉप और बॉटम दिया था ना, बॉटम से थोड़ा सा कम कर दो आप, ये लो, थोड़ा चिपक के आ जाए ऐसा। ये करना पड़ता है। देखो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ती है, प्रोसेस करनी पड़ती है, तभी वो एडजस्ट होता है। तो जो आपने इसको यहाँ पे सही किया है, इसको उठा के मीडिया क्वेरी में प्लेस कर दो। क्योंकि मीडिया क्वेरी में भाई आप प्लेस करोगे तब वो परमानेंट क्या होगा, सेटल हो जाएगा। ये लो, जाके देखते हैं। मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट करता हूं एक बार, चलो ये फॉर्मेट हो गया, जाके चेक करते हैं, आ गया सर। अब ये जो गैप है, अगर आप इसके सुपर पेरेंट का गैप देखोगे, हिल सेक्शन का गैप, ये थोड़ा गैप क्या है, 80 पिक्सल ज्यादा है। क्योंकि डेस्कटॉप के हिसाब से तो चल जाएगा, मोबाइल के हिसाब से ये कम होना चाहिए। तो मोबाइल के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, 30 पिक्सल ही करेंगे। तो इस क्लास को भी यहां पे कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहां पे पास कर देंगे और बोलेंगे एक छोटा सा काम करो, आप इसके भी पैडिंग को क्या करो, 30 पिक्सल कर दो। तो इसकी भी पैडिंग टॉप और बॉटम से क्या होगी, 30 पिक्सल होगी, और ये यहां पे क्या होगा, अपने सामने आ जाएगा। डन। तो ये हो गया हमारा रिस्पॉन्सिव। टैबलेट पे आप लोगों को कर लेना है, मैंने डेस्कटॉप और मोबाइल का काम कर लिया। मैं ये चीज बता रहा हूं कि आप ऐसे एग्जाम्पल को प्रोसेस करके सीख सकते हैं, चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करने से क्या हुआ, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करने से ये बंदा ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया। और ये जो था, ये अपने फ्लेक्स बेसिस को हाइट में लेके चला गया, ये भी अपनी हाइट में लेके चला गया। विड्थ डिव की ऑटोमेटिक 100% हो गई। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करने से आइटम ऊपर नीचे आ गए। बाकी मैंने फॉन्ट का साइज, गैप को मीडिया क्वेरी में क्या किया, कम कर दिया, जिससे डिवाइस के हिसाब से गैप ज्यादा ना लगे। तो आप ये भी लॉजिक यहां पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये भी क्लियर है। बटन आप सुंदर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो आपका कहना है कि ये एग्जांपल ले लो सर, ये एग्जांपल ले लेना यार, ग्रिड से बना सकते हो, कोई नहीं, ये भी बना सकते हो, कोई नहीं, या ये ले लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं। और इसमें मान लो आपके कितने आइटम है, 1 2 3 आइटम है, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल कुछ ले रहा हूं जिससे आप इसको क्या कर पाओ, बना पाओ। ये लो, वाई इन्वेस्ट का ये हमारा क्या है, सेक्शन है। तो हम यहाँ पे एक सेक्शन टैग ले लेते हैं। रूल है कि पहले 100% का पार्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर, पहले रूल है यही है कि 100% का पार्ट बनेगा, ठीक है, डन। टैबलेट के अंदर अगर आपको, देखो मैंने टैबलेट्स में एडजस्ट नहीं किया, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये यहां से टैबलेट स्टार्ट है, यहां पे ऐसा आ रहा है। अब टैबलेट्स में भी मुझे लग रहा है कि आपको एक आइटम ऊपर और एक आइटम नीचे रखना चाहिए, क्योंकि कंटेंट हमारा क्या ज्यादा है। अगर टैबलेट्स में भी सेम काम करना है तो एक छोटा सा काम करिए, आप इस मीडिया क्वेरी को जो आपने यहां पे लगाया है, यही फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम क्या करिए, टैबलेट्स में भी कर दीजिए, वो भी क्या होगा, ऊपर नीचे होकर एडजस्ट हो जाएगा। सही है, यहां पे सही लग रहा है, टैबलेट्स में हमारा काम सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लो, बाकी तो ये हमारा डेस्कटॉप क्या होगा, कॉल होने लग जाएगा। तो ये आपके सामने चीजें क्या है, क्लियर है। जैसे देखिए, अब मैं जाता हूं और जाके इस वाले पार्ट को आप लोगों के लिए क्या कर रहा बना रहा हूं। ये वाला पार्ट कौन सा है, वाई सेक्शन वाला पार्ट है। थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाई सेक्शन को पहले स्टाइल में क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, थोड़ा पैडिंग दे रहे हैं 50 पिक्सल टॉप और बॉटम से, लेफ्ट और राइट से 0। अब इसी को मैं कॉपी करके मीडिया क्वेरी के अंदर पास कर रहा हूं और बोल रहा हूं कि मोबाइल में इसकी पैडिंग 30 कर देना यहाँ पे, ठीक है, ये ओवर राइट कर देना, और टैबलेट में इसकी पैडिंग 40 कर देना। मैं आपको काम करने का तरीका बता रहा हूं, ऐसे आपको क्या करना है, प्रोसेस फॉलो करना है, जिससे आप इसको रिस्पॉन्सिव कर पाओ। भाई यही क्लास डेस्कटॉप में 50 पिक्सल की पैडिंग लेगी, यही क्लास मोबाइल में 30-30 पिक्सल की पैडिंग लेगी टॉप और बॉटम से, ठीक है। चलिए
अब हम जाते हैं और अब हम जाके इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। यहां पे ये वाला पार्ट बनाना है सर, इसको लेना है, कोई नहीं। इस जाके आप इसको S2 टैग में डाल दीजिए, डन। डायरेक्ट डाल दो S2 टैग में, ये लो। और यहां पे BR टैग का यूज करके आप इसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है सर। जाके चेक करते हैं आ रहा है क्या, आ रहा है। अब देखो यहां पे Y सेक्शन के अंदर आप S2 टैग को टारगेट करो और बोलो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा सर, डन। थोड़ा सा फॉन्ट का साइज हम बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट का साइज हम यहाँ पे 35 पिक्सल कर देते हैं, डन। ये और बड़ा हो जाएगा, 35 तो ज्यादा हो गया, 32 कर देते हैं, डन। और लाइन हाइट थोड़ी सी हम बढ़ा के 50 कर देते हैं, चलिए। लाइन हाइट मतलब लाइन के बीच में हाइट भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, डन। अब राइट क्लिक करके इसको मोबाइल की डिवाइस में जाके देखते हैं। मोबाइल की डिवाइस में कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए मुझे। मैं ये चाहता हूं कि यहां पे जो ये BR टैग मैंने दिया है, अब देखो यहां पे देखना, मैंने जो इसको बनाने के लिए BR टैग दिया है, वो BR टैग अपना काम करना खत्म कर दे। मैं नहीं चाहता मोबाइल में वो अपना काम करे। डेस्कटॉप का एरिया बड़ा है तो मैं BR को देना चाह रहा था कि इसके बाद ब्रेक देके कंटेंट नीचे आ जाए। तो मैं एक छोटा सा काम करूंगा, मैं बोलूंगा Y सेक्शन के अंदर जो हमारा S2 टैग है, Y सेक्शन के अंदर जो S2 टैग है, उस S2 टैग के अंदर जो BR टैग है वो डिस्प्ले नन हो जाए। डिस्प्ले नन का काम होता है वो दिखना बंद, जब दिखना बंद तो वो अपना काम करना भी बंद कर देगा, डन। ये लो। अब इसके हिसाब से हमारा कंटेंट क्या होगा, एडजस्टेबल होगा, मतलब BR टैग का काम ही बंद हो गया क्योंकि मैंने इसको डिस्प्ले नन कर दिया। मगर मैंने ये नन कब किया है, मोबाइल के केस में किया है, डेस्कटॉप में नहीं किया, ठीक है। अब आप जाके S2 को थोड़ा फॉन्ट का साइज एडजस्ट करिए, कम करिए, यहां पे ये लीजिए। और थोड़ा लाइन हाइट भी क्या करिए, कम करिए। ऐसे आप इसको एडजस्ट करिए और एडजस्ट करने के बाद जो भी आपने चेंजेस किए हैं S2 के अंदर, ये उठा के मीडिया क्वेरी को क्या करिए, प्लेस कर दीजिए। यहां जाते हैं और यहां जाके टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो वो स्टाइल से ले लेगा, बाकी दो प्रॉपर्टी हमने यहां से ओवरराइट कर दी। ये हो गया हमारा काम डेस्कटॉप के ऊपर। थोड़ा सा हम इसके कलर को क्या करें, दे देंगे, एक बार कलर दे देते हैं। ये लीजिए, मैंने यहां पे बैकग्राउंड कलर क्या किया, दे दिया। एक बार CCC, ये लीजिए, लाइट ग्रे टाइप का क्या हो गया, कलर हो गया। जाके चेक कर लेते हैं, ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब एक लाइन में सर ये 3 आइटम बनाने, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रिड से बना देते हैं। अगर आप बोलेंगे तो फ्लैक्स से भी बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि फ्लैक्स से नहीं बनेगा, मगर ग्रिड थोड़ा ज्यादा आसान होगा आप लोगों के लिए। हम एक डिव लेते हैं Y कंटेनर नाम से। किस नाम से, Y कंटेनर नाम से ले लेते हैं, चलिए, डन। Y कंटेनर को बोलते हैं कि भाई आप एक काम करो, आप यहां पे मैक्स विड्थ दे दो। मैक्स विड्थ कितना देना है, 1280 पिक्सल। 1280 पिक्सल के एरिया में बना हुआ वो डिजाइन है, और मार्जिन ऑटो देके आप सेंटर कर दो, डन। ओके। अब यहां जाते हैं और यहां जाके हम बोलते हैं एक छोटा सा काम करिए, आप यहां पे Y आइटम बनाइए। मैंने यहां पे Y आइटम करके क्या क्या बनाया। अब लॉजिकली हमें इसको क्या देना था, ग्रिड देना था, हमने ग्रिड दे दिया, डिस्प्ले ग्रिड। ग्रिड क्या करेगा, एक लाइन में आइटम को डिवाइड करने का काम करेगा, तो हमने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का यूज किया। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में हमने बोला रिपीट करना है 3, और वो भी बराबर फ्रैक्शन के, और उन सबके बीच में जो गैप करना है वो 20 पिक्सल का क्या करना है, गैप करना है। ये आ जाएगा, देखो ये 20 पिक्सल का गैप आ जाएगा। जाके हम चेक करते हैं, यहां पे जाते हैं Y आइटम, ठीक है। Y आइटम के अंदर थोड़ा सा हम यहां पे क्या करते हैं, बॉक्स शैडो दे देते हैं। बॉक्स शैडो आ जाएगा 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 10 पिक्सल का ब्लर, 2 पिक्सल ऑल डायरेक्शन, और CCC लाइट ग्रे टाइप का शैडो। और यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहां जा रहे हैं और यहां से जाके हम इस IMG टैग को कॉपी इमेज एड्रेस में ले लेते हैं और यहां पे डाल देते हैं। चलिए, हमने IMG टैग का यूज किया, जाके चेक किया क्या ये आ रहा है, एक बार जाके चेक कर लेते हैं। आ ही रहा होगा सर, डन। मेन इमेज हो गई, ओके। अब चाहो तो आप इसको एक काम करो, आप ना चाहो तो इसको बोल सकते हो कि भाई Y आइटम आपको अपने पेरेंट के अंदर जो IMG टैग पड़ा उसको बोलना है कि वो विड्थ 100% ले ले, ठीक है। यहां पे डॉट लगा दीजिए, डॉट लगाते ही वो IMG टैग अपने पेरेंट का 100% ले लेगा। और Y आइटम को आप बोलो कि बैकग्राउंड व्हाइट ले ले, तो ये बैकग्राउंड क्या करेगा, व्हाइट ले लेगा, डन। चलिए, अब ये लिखना है, ये लिखने का काम आप S3 टैग में कर दीजिए। यहां पे S3 टैग में आप यहां पे क्या करिए, प्रोसेस कर दीजिए। S3 टैग में यहां पे क्या होगा, प्रोसेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। और ये जो लिखा है ये आप P टैग में प्रोसेस कर दीजिए। ये P टैग में क्या होगा, प्रोसेस हो जाएगा। जाके चेक कर लेते हैं, आ जाएगा आपके सामने, ये देखो। अब थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूं कि अगर देखो आपको इसको एडजस्ट करना है तो आप इन दोनों को एक डिव में ले लो एक बार। डिव में लेने के बाद आप इसको डिव के अंदर डाल दो और इसको एक क्लास दे दो, Y बॉडी, Y आइटम बॉडी। मैंने क्लास क्या दे दिया, Y आइटम बॉडी, ठीक है, डन। और मैं यहां पे जाके क्या कर रहा हूं, Y आइटम बॉडी को बोल रहा हूं कि आप एक काम करो, थोड़ा सा आप पैडिंग ले लेना, जिससे आपका कंटेंट थोड़ा अंदर की साइड आएगा, ऐसे ले लेना, चलो, डन। अब देखो, अगर आपको लगता है तो आप टारगेट करके Y आइटम बॉडी के अंदर के S3 टैग को बोल सकते हो कि मार्जिन बॉटम ले ले। वो थोड़ा सा बॉटम से मार्जिन लेगा तो वो पैराग्राफ को नीचे कर देगा, ऐसा हो जाएगा, डन। अब आप जाके यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको यहां से कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट कर दिया, 3 बार इमेज बदल देना, आ गया। अब ये चिपक के आ रहा है ऊपर के साइड, अगर ये चिपक के आ रहा है तो Y कंटेनर को हम बोलेंगे, Y कंटेनर आप मार्जिन टॉप ले लो, जिससे आप थोड़ा सा नीचे की साइड क्या करो, आ जाओ, ये नीचे आ जाएगा, डन। ये देखो, अब आप राइट क्लिक करके यहां पे जाइए और यहां जाके चेक करिए। जब आप चेक करेंगे तो ये ऐसा आएगा, कुछ नहीं करना।
आपको मीडिया क्वेरी के अंदर जाके बोलना है मीडिया क्वेरी, आपको यहां पे एक छोटा सा काम करना है। मीडिया क्वेरी आपको यहां पे एक छोटा सा काम करना है। ये जो वाई कंटेनर था, वाई कंटेनर को बोलना है वाई कंटेनर, आपको एक लाइन में एक आइटम ही लेके आना है। ये लो, तो मैंने वाई कंटेनर को बोला वाई कंटेनर, आपको ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का यूज करके रिपीट करना है। और रिपीट कितने आइटम करने, एक, वो भी बराबर फ्रैक्शन के हो गए सर। अब मगर आपको इसको थोड़ी सी पैडिंग या मार्जिन दे देनी है, जिससे ये अपने कंटेंट को थोड़ा अंदर की साइड कर दे, ऐसा आ जाएगा। हो गया। अब टैबलेट में दो दो आइटम लेके आने सर, टैबलेट में दो दो आइटम लेके आने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से कॉपी करना है और यहां जाके बस इतना बोलना है कि आप दो आइटम ले आना, बस ये लो। तो ये भी हमारे क्या हो गया, रिस्पॉन्सिव हो गया। यहाँ पे दो दो आइटम आ गए और यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमारे तीन आइटम आ रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिव मतलब एक तरह की क्या है, अप्रोच है आपकी सीएसएस की प्रॉपर्टी की। मीडिया क्वेरी एक वे है रिस्पॉन्सिव करने का। मतलब आप ये मान लो कि आपको बस सीएसएस की प्रॉपर्टी को सही तरीके से मीडिया क्वेरी के अंदर यूटिलाइज करना है और रिस्पॉन्सिव करना स्टार्ट कर देना है। भले यहां पे दिक्कत तब आएगी जब आपको सीएसएस की प्रॉपर्टी का पता नहीं होगा। देखो कॉन्सेप्ट में अगर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट सीखना है तो हमें मीडिया क्वेरी आना चाहिए। मुझे फ्लेक्स और ग्रिड नहीं बताना, क्योंकि फ्लेक्स और ग्रिड तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। पर फिर भी मैंने स्टार्ट में क्यों बताया, क्योंकि आप प्रॉपर्टी से कनेक्ट हो जाए। फिर आप प्रॉपर्टी से कनेक्ट हो जाएंगे तो मीडिया क्वेरी के प्रोसेस से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल और वेबसाइट को बना सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के सामने दो तीन एग्जाम्पल्स क्या किए बनाए, ठीक है। अब आप भाई पूरी तरह से मीडिया क्वेरी को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर। मीडिया क्वेरी में आपका माइंड बस प्रॉपर्टी को थ्रो करना चाहिए, और वो अगर थ्रो आपको पता चल रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी कहां पे लगानी है, तो आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये एक कोर कॉन्सेप्ट है। कोर कॉन्सेप्ट का यूज करके जब आप बनाते हैं मीडिया क्वेरी के कॉन्सेप्ट से, तो फिर आप कैसे भी उसको मोल्ड कर सकते हैं, कैसे भी उसको डिजाइन करके बना सकते हैं। तो ये है एक छोटा सा मीडिया क्वेरी का कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट किसी भी लेवल पे बना सकते हैं। देखिए, अब देखो इसमें टेलविंड भी है, टेलविंड फ्रेमवर्क है, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है। अब टेलविंड का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं, कोडिंग बाय WSQTech के चैनल पे ही है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देखिए। वो टेलविंड ये बोलता है कि फिर आप कोर कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करेंगे, फिर टेलविंड का यूज करके पूरी वेबसाइट आप क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिव करेंगे। कोर कॉन्सेप्ट में फायदा ये होता है कि आप अपने तरीके से कैसे भी उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।